हेलो फ्रेंड्स, 7500 बुक का यहाँ पे डिस्कशन देख रहे थे और इसमें टोटल हमने 19 सेट का डिस्कशन दिया है और यह वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अब हम सेट नंबर 20 का डिस्कशन। और यह सारे सेट में अलग अलग विषयों का समावेशन किया गया है जो एनसीईआरटी के बेस पे प्रश्न शामिल किया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित कराय नहीं है और इसमें कौन सा स्थल और इसके खोजकर्ता के बारे में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट की भीमबेटका की गुफा की खोज किसने किया है? तो विष्णु श्रीधर बाकनकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो जानते हैं भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। कौन सा? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, रायसेन जिला में है। ठीक है। और इसकी खोज की जाती है कब? तो इसके लगभग क्या, तो 30,30,000 वर्ष पहले इसमें जो पेंटिंग की गई थी मानव के द्वारा, इसकी खोज की गई थी। कहाँ पे? ये भीमबेटका केव में खोज की गई है। और भीमबेटका को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। पंचमढ़ी की बात करते हैं तो इस कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और पंचमढ़ी को कहा जाता है क्या? तो मध्य प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। क्या? तो मध्य प्रदेश का कश्मीर, मध्य प्रदेश का इसको कश्मीर कहा जाता है। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी। इसकी खोज किसके द्वारा? तो डीएच गार्डन के द्वारा किया गया था। और इसमें भी जानते हैं कि पंचमढ़ी में भी क्या होता है कि मध्य पाषाण कालीन के जितने सारे उस समय के पेंटिंग होते थे उसका यहाँ पे जिक्र मिलता है, उसके शैल चित्र यहाँ पे दिखाए गए हैं। जबकि भीमबेटका की बात करते हैं तो इसमें क्या है? तो मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से लेकर के कहाँ तक? तो मध्य पाषाण काल के जो पेंटिंग है उसको भी दिखाया गया है। मध्य पाषाण काल के पेंटिंग को यहाँ पे उरेदा गया है। ठीक है। और उसमें क्या किया गया है? तो उस तरह से जो जानवर का शिकार करते थे उसका चित्रण किया गया था पहाड़ों पे, जो पत्थरों पे इसका चिन्हित किया गया था। ठीक है, उसका पेंटिंग बनाया गया था। भरूच के स्तूप की बात करते हैं तो ये भी कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है भरूच के स्तूप। और इसके किसके द्वारा बनाया गया था? तो जानते हैं कि ये किसके द्वारा? तो भरूच के स्तूप है जो अशोक के द्वारा बनाया गया था और इसको बाद में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका रिपेयर भी कराया गया था, मजबूत ये मरम्मत कराया गया था। और इसकी खोज की जाती है किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की जाती है खोज। जो कब किया जाती है, कब किया जाता है? ये 1873 में। ठीक है, 1873 में इसकी खोज की जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। और जानते ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की क्या है? तो इसी के सबसे पहले डायरेक्टर जनरल बनते हैं। कब? 1861 में। 1861 में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। और बात करते हैं रूपनाथ का अभिलेख। ये रूपनाथ का अभिलेख कहाँ पे है? तो ये है जो कहाँ? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। हालांकि इसकी कौन खोज किया था इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि अशोक के द्वारा उस समय इस तरह से अभिलेख है जो खुदवाया गया था। और टी पैंथलर की बात करते हैं, टी पैंथलर कौन था? तो टी पैंथलर के द्वारा कब? 1750 ईस्वी के आसपास क्या किया गया था? तो अशोक के अभिलेखों की खोज की गई थी, अशोक के अभिलेख की खोज की गई थी। इसको इसने पढ़ नहीं सका था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1837 में, कब? 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा, जेम्स प्रिंसप के द्वारा इसको है जो पढ़ा गया था, इसको पढ़ा गया था किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसप के द्वारा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि इस तरह से भरूच स्तूप है और इस तरह से जो ये क्या है? अंडनुमा आकार है, अंडनुमा आकार बनाया गया है, इस तरह से छतरी है। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है? तो ये इस तरह से घूमने वाला क्या है? प्रदक्षिणा पथ है। और यहाँ पे क्या है? ये तोरण है जिसे बोलते हैं गेटवे, बोलते हैं तोरण। और इसी पे क्या किया गया था? तो बुद्ध भगवान के जो जातक कहानियां था उनमें उनके 560 अवतार के बारे में, उनके जन्म के पहले या जन्म के बाद का जो कहानी प्रचलित है उनको यहाँ पे चित्र के माध्यम से उकेरा गया था। ठीक है। तो रूपनाथ के अभिलेख के बारे में इसमें ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख की खोज और उसका अध्ययन करने वाले, जैसे कि सबसे पहले इसका टी पैंथलर के द्वारा 1750 ईस्वी में किया गया, लेकिन वो इसे पढ़ नहीं पाए। लेकिन बाद में क्या हुआ? इसके शिलालेख को पढ़ने का काम ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में इसको किया था। अशोक ने अपने शासनकाल में जानते हैं कई सारे शिलालेख है जो खुदवाए थे, बनवाए थे। और इन शिलालेखों पर ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरामाइक
लिपि में लिखा गया था। तो जानते हैं ब्राह्मी लिपि जितने सारे भारत के उत्तर भारत और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में इसके सारे जो अभिलेख पाए गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। जबकि खरोष्टी लिपि की बात करते हैं तो जैसे कि मनसेहरा और सहवाजगढ़ी, मनसेहरा प्लस सहवाजगढ़ी, सहवाजगढ़ी अभिलेख कहाँ पे पाए गए हैं? तो ये पाकिस्तान में पाए गए। कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। और किस भाषा में? ये किस लिपि में? तो ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और खरोष्टी लिपि की ये विशेषता है क्या? तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं, जबकि ब्राह्मी लिपि क्या? तो बाएं से दाएं। और जो अभी हमारी लिपि है देवनागरी लिपि, जिस तरह से यह लिखा गया है देवनागरी लिपि में, और यह ब्राह्मी लिपि का ही आगे की ओर ये बढ़ोतरी किया गया है। ठीक है। अरामाइक और ग्रीक की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो ये अफगानिस्तान के क्षेत्रों में, नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्रों में ये ग्रीक और अरामाइक लिपि में अशोक के है जो अभिलेख को खुदवाया गया था। ठीक है, ठीक है, उसको याद रखना है। और यहीं पे सेन-ए-कुला, सेन-ए-कुला, सेन-ए-कुला अभिलेख भी पाया गया। कहाँ पे? अफगानिस्तान में, सेन-ए-कुला अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में ये पाया गया सेन-ए-कुला। और ग्रीक और अरामाइक लिपि में यह किया गया है, ग्रीक और अरामाइक लिपि में यह दिया गया है। कह रहे हैं अशोक ने अपने शिलालेखों को खंभों और चट्टानों की सतहों पर भी इसको उकेरा था। और अशोक के शिलालेखों को सार्वजनिक स्थानों और व्यापार मार्गों पर रखा जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें ये पढ़ सके। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और उसके बाद अपने हृदय में हुए बदलाव के बारे में भी यह बतलाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि अशोक ने कौन से अभिलेख में? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का ये वर्णन किया है। ठीक है। और बात करते हैं भीमबेटका के, तो हमने अपने बता दिया है कि यह क्या, कहाँ से? तो ये कह रहा है कब से? तो ये पुरान पाषाण काल से लेकर के ये मध्य पाषाण काल के बारे में ये चित्र को यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें गैंडों और भालुओं के बड़े रैखिक इस तरह से लीनियर टाइप में दिखाया गया है, लीनियर स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से इसे करके बनाया गया है, उकेरा गया है। ठीक है। और बात करते हैं तो कह रहा है कि महान जीवन शक्ति और कथा कौशल प्रदर्शित करने वाले चित्रों को विभिन्न प्रागैतिहासिक काल में वर्गीकृत किया गया है, वैसा ही आपको जैसे हमने बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित नहीं, पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो जानते हैं कि यह बुंदेलखंड के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर, ये गुप्तों के द्वारा ही बनाया गया। किसके द्वारा? तो ये गुप्तों के द्वारा बनाया गया, गुप्त वंश ने ही इसको बनाया था, गुप्त वंश ने। लेकिन ये कहाँ पे है? तो ये है जो कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। जबकि ये नचना कुठार मंदिर, तिगुआ का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये सब मंदिर जो है ये भी गुप्तों के द्वारा ही बनाया गया है, गुप्तकालीन के द्वारा ही बनाया गया ये मंदिर है। और ये किस कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये भी याद रखना है, नचना कुठार मंदिर है वो किस भगवान के है? तो ये पार्वती, शिव पार्वती का मंदिर है। और तिगुआ का विष्णु मंदिर है, भूमरा का ये शिव मंदिर है। जबकि दशावतार मंदिर यहाँ पे देख सकते हैं, भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु का ये दशावतार मंदिर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि क्योंकि भगवान विष्णु ने ही 10 अवतार लिए थे, ये भी जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित गुप्तकालीन मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये ध्यान रखना है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और भूमरा का यह शिव मंदिर है। तिगवा जबलपुर जिले का एक गांव है और यहाँ 36 हिंदू मंदिरों के भग्नावशेष पाए गए हैं। और इनमें से कंकाली देवी मंदिर गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया है और ये करीब कितने हैं? तो 400 से लेकर 425 ईस्वी पुराना है, ईस्वी का है, माने कि 400 से लेकर 420-25 एडी के आसपास ये बना है, जब गुप्त साम्राज्य उसमें ये शासन में था। शहडोल जिले में स्थित विराटेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और यह मंदिर कलचुरी वंश के महाराजा युवराज देव ने 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में इसको बनवाया था। पन्ना जिले में स्थित चौमुखी मंदिर हिंदू मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली को यह दर्शाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा इसमें कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के लोग इसमें चावल का उत्पादन करते थे, हालांकि ये कम मात्रा में इसका उत्पादन करते थे। मुख्य रूप से गेहूं और जौ, मुख्य रूप से क्या था? तो मुख्य रूप से गेहूं और जौ, गेहूं प्लस जौ का ही ज्यादा से वो सब उत्पादन करते थे और उसका व्यापार भी करते थे, कृषि का। एक इस तरह से उसमें सरसों भी होता था, तिल भी होता था, उड़ी ये सब दाल भी कुछ होता था। ठीक है। करा उत्तर हड़प्पा कालीन में अग्नि पूजा की परंपरा चलती थी, ये स्टेटमेंट तो सही है। लेकिन इसके लिए क्या? तो मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो हालांकि आपको हमने पहले भी बताया है कि मंदिर का अवशेष यहाँ पे नहीं पाया गया है। कहाँ पे? तो ये हड़प्पा कालीन सभ्यता में क्या? तो मंदिर का अवशेष नहीं पाया गया। हालांकि यहाँ पे हवन कुंड या अग्नि वेदिका यहाँ पे पाया गया है।
और ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये अग्नि वेदिका का जिक्र मिलता है लोथल कालीबंगन। कहाँ? तो लोथल प्लस कालीबंगन, कालीबंगन। और कहाँ? तो ये कभी कभी ये हरियाणा के साइड पे भी मिलता है। कहाँ? बनावली का, बनावली पे मिलता है, बनावली। ठीक है, कालीबंगन कहाँ? राजस्थान में है, जबकि लोथल कहाँ? गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है। यहाँ से ये अग्नि कुंड और हवन हवन कुंड का, ये अग्नि वेदिका और हवन कुंड का यहाँ पे जिक्र मिलता है। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी और जिससे यह मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। तो जानते हैं कुछ समय जो पॉटरी बनाए जाते थे वो कैसा होता था? तो इस तरह से जैसे पॉटरी बनाया, ये पॉटरी इस तरह से बनाया गया। पॉटरी में क्या होता था कि यहाँ पे ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक एंड रेड पॉटरी यह बनाया जाता था। किसमें? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ब्लैक एंड रेड पॉटरी बनाया जाता था और इसका इस्तेमाल खाना बनाने से लेकर के उसमें गहना गहना आदि रखने के लिए भी किया जाता था। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती की स्थापना भी की गई थी। तो जानते हैं कुछ समय हड़प्पा कालीन सभ्यता में मेसोपोटामिया या फिर अन्य जो उस समय के सभ्यता मौजूद थे उसके द्वारा उससे क्या होता था? ट्रेड की, वहां पे ट्रेड किया जाता था। जैसे कि आप जानते हैं कि टीन का व्यापार कहाँ से? अफगानिस्तान से टीन है जो हड़प्पा कालीन सभ्यता में लाया जाता था। तो इस तरह से उस तरह से बस्ती बनाया गया था जो व्यापार करने के लिए मध्य एशिया से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे दिया गया स्टेटमेंट में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी पुरास्थल से मंदिर के अवशेष यहाँ पे प्राप्त नहीं किए गए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग अपने घरों, खेतों या नदी किनारे ये पूजा करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा कालीबंगा और लोथन से मिलने अग्नि वेदिकों से पता चलता है और बनावली से भी यहाँ पे प्राप्ति की गई है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए शुरू की गई थी? तो जानते हैं कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब होती है? 1575 ईस्वी में। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू की जाती है। अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब करता है? तो 1575 में करता है। और इस तरह से एक मनसब क्या था? एक रैंक था, एक पोजीशन था, एक रैंक था, पोजीशन था। और इसका मतलब क्या? एक स्थिति था। ठीक है, इसका मतलब अरबी मूल क्या है? तो रैंक या स्थिति। इस प्रणाली में सरकारी अधिकारियों और सेनापतियों के पद को निर्धारित किया जाता था कि आपको कौन सा पद पे रहना है। मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी, उसमें बहुत सारे श्रेणियां शामिल थी। और सबसे निचले मनसबदार के पास क्या होता था? 10 सैनिक, और उसके सबसे ऊंचे मनसबदार के पास 10,000 सैनिक होते थे। केवल शाही परिवार के राजकुमारों और सबसे महत्वपूर्ण राजपूत शासकों को ही 10,000 का मनसब दिया जाता था, जिसके पास कितने? 10,000 सैनिक मौजूद होते थे। मनसबदारी प्रणाली को कहां से लाया गया? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मंगोलिया में अपनाई जाने वाली प्रणाली से इसको लाया गया है। मनसबदारों को एक निश्चित संख्या में घुड़सवार सैनिक रखने होते थे और मनसबदारों को अपने घुड़सवारों को निरीक्षण करने के लिए लाना पड़ता था और उनका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता था। यहाँ पे इसका आंसर कह रहा है कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सैन्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मिनहाज उद्दीन सिराज ने तबकाते नासरी नामक पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के बारे में जानते हैं कि यह कौन था? तो बलबन का दामाद था। ठीक है, ये बलबन का दामाद था, बलबन का दामाद था। ठीक है, ये जानते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं क्या क्या था? तो ये टोपी सिलकर, ये टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, अपना जीवन यापन करने वाला ये सुल्तान था। ठीक है, करने वाला यह सुल्तान था। और ये मुगल स्लेव डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी जिसे मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी का ये 8वां सुल्तान था। ये 8वां सुल्तान था। ठीक है, 8वां सुल्तान था कौन? ये नसरुद्दीन महमूद। ये भी ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश का पोता था, ये भी ध्यान रखना है। किसका? इल्तुतमिश का पोता था। ठीक है, और बलबन का दामाद था कौन? नसरुद्दीन महमूद। इसी के बाद क्या होता है? ये कौन होता है? तो बलबन फिर क्या करता है? इसके बाद राजा बन जाता है, बलबन राजा बन जाता है। ठीक है, इसको ओवरटेक करके क्या? तो बलबन राजा बन जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। मिनहाज अल सिराज 13वीं सदी के फारसी इतिहासकार थे। और वहीं ये इसका कार्यकाल भी देखते हैं तो इसका कब है? तो 1246 से कितना? 1265 के आसपास है। ठीक है, वह उत्तर भारत में दिल्ली के मामलुक सल्तनत के एक प्रमुख सल्तनत कौन था? इतिहासकार था। और मिनहाज उस सिराज ने अपना काम तबकात ए नासरी मुगलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को यह समर्पित किया।
और उसके बारे में जानते हैं कि मोहम्मद गोरी की भारत की विजय और तुर्की सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास के बारे में लगभग 1260 ईसा पूर्व की यह जानकारी हासिल करता है, इसमें प्रदान करता है। और ये भी आपको जानना है कि तबकाते नासरी में क्या होता है, ये मिनहाज उद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया और बीपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि ये किसमें इसका जिक्र क्या होता है, तो इसमें यह जिक्र दिया जाता है कि किस तरह से क्या किया गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी का इसमें है जो तबाह किया गया था, किसके द्वारा, तो ये बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका विध्वंस किया गया था। ठीक है, बिहार का इसमें इतिहास के बारे में भी इसमें जिक्र मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि उज्बेकों का विद्रोह किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है, तो किसके समय, तो अकबर के समय। और हुआ था कब, तो 1564 से लेकर 1565 के बीच में उज्बेक विद्रोह हुआ था। और जानते हैं कि अकबर का काल कब से कब तक रहा, 1556 से लेकर 1605 तक रहा। और 1605 के बाद कौन सा आया था, इसके बाद 1605 से लेकर के 1628 तक है जो जहांगीर शासन में रहता है। उसके बाद 1628 से 1656 के आसपास ये कौन रहता है, शाहजहां रहता है। उसके बाद 1658 से 1707 में तक ये रहता है। तो 1628 से 1658 के पास ये रहता है शाहजहां। ठीक है, और ये 1658 से 1707 तक कौन, औरंगजेब रहता है। ठीक है, ये इसको याद रखना है, ये सीरीज है। और इसी के बीच में ताजमहल की स्थापना भी करता है कौन, शाहजहां करता है। अकबर ने इस विद्रोह समेत कई समस्याओं का भी कुशलता से हल किया और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। और उन्होंने हिंदू तीर्थ स्थलों पर भी जजिया कर को हटा दिया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये धार्मिक सहिष्णुता के लिए क्या किया गया था, इबादत खाना का स्थापना भी किया था। किसने, इबादत खाना का स्थापना किसके द्वारा, अकबर के द्वारा किया गया था। तब 1575 में किया गया था। 1575 में जब मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना भी उस समय ही की जाती है। और 1575 में इबादत खाना की स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा इबादत खाना। और ये भी ध्यान रखना है, इबादत खाना में क्या होता है कि बहुत सारे धर्मों के मुख्य जो उस समय के आचार्य होते थे उसको बुलाया जाता था। और उस समय जो इंसानियत का एक मुख्य धर्म होना चाहिए उस पर ये क्या करके चर्चा करते थे। अकबर ने जबरदस्ती युद्धबंदियों का भी धर्म बदलवाना भी कर दिया था। क्या होता था कि बहुत सारे युद्धबंदी होते थे, यानी कि एक युद्ध में जीते हुए दूसरे धर्म के लोग होते थे, उसको जबरदस्ती मुस्लिम धर्म में अपनाने को मजबूर किया जाता था। लेकिन अकबर ने ऐसा बंद करवा दिया। अकबर ने अपनी कल्पनाशीलता से अपने सामंतों की संख्या भी बढ़ा दी थी। और अकबर ने ईरान से आने वाले की भी बड़ी सहायता दी थी। अकबर ने भारतीय मुसलमानों को भी अपनी ओर यह मिलाकर रखा था और साथ में हिंदुओं को भी मिलाने का प्रयास किया था। ठीक है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था, तो इसको ध्यान रखना है, यह जहांगीर के समय में कौन आया था, तो ईरानी यात्री आया था मोहम्मद सादिक। और बिहार में आने वाले प्रमुख यूरोपीय कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि भारत में कौन आता है, तो पुर्तगाली कंपनी आती है। कब, ये 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा के रूप में आते हैं और अब्दुल माजिद की सहायता से काली कट के तट पे पहुंचते हैं, जहां पे उसका राजा जमोरी ने उसका स्वागत करता है। और फिर बाद में क्या होता है, वहां पे सत्ता हासिल करने के लिए पुर्तगालियों ने वो जमोरिन को ही वहां से पद से हटा देता है। पुर्तगाली क्या, तो बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे, ये ध्यान रखना है कौन, तो पुर्तगाली भारत और बिहार में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से कपड़ा और विशेष रूप से कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए और मसालों का ये व्यापार किया करते थे। हुगली इस क्षेत्र का पहला स्थान था, कहाँ, हुगली, जहाँ पे पुर्तगालियों ने 1579-80 में अपना कारखाना स्थापित किया, जब सम्राट अकबर ने पुर्तगाली कप्तान पेड्रो टेवरेस को इसकी अनुमति प्रदान की थी। 1599 में पुर्तगाली व्यापारियों ने बंदेल में एक कॉन्वेंट, कहाँ पे, बंदेल में एक कॉन्वेंट और एक चर्च बनाया, जो बंगाल में पहला ईसाई चर्च था। उसका नाम क्या था, आज भी जाना जाता है बंदेल चर्च के रूप में। अंग्रेज दूसरे यूरोपीय थे जिन्होंने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना कारखाना बनाया, लेकिन यह 1621 में ही बंद हो गया था। 1651 में फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने को पुनर्जीवित किया, जो अब गुलजार बाग में गवर्निंग प्रिंटिंग प्रेस में बदल गया है। आपको यह ध्यान रखना है, इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी पीटी में कि 1651 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह है जो भारत में इस तरह से बिहार में कब है जो कारखाना को पुनर्जीवित करता है, तो 1651 में, सॉरी यहाँ कहा 1651 में, इसके पहले प्रयास किया था 1620 में पटना के आलमगंज में, लेकिन वह असफल रहा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी पूछा है कि 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब कहाँ है, पटना के कलेक्ट्रेट में यह स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी घटना का संबंध शोर कमेटी से संबंधित है, तो शोर कमेटी का संबंधित किससे है, तो कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या था, एक जहाज था
यहाँ पे देख सकते हैं किशोर समिति कामागाटो मारू घटना से जुड़ी थी, और कामागाटा मारू जापान का एक भाप शक्ति यानी कि जो भेपर से चलने वाला एक क्या था, एक जहाज था, और अप्रैल 1914 में, ये डेट भी याद रखना है, ठीक है। और ये यूपीएससी पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कामागाटा मारू शिप के बारे में। इस जहाज पर ब्रिटिश भारत के लोग कनाडा जाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ज़्यादातर लोगों को कनाडा जाने की इसमें अनुमति नहीं मिली, और उन्हें कलकत्ता, जो वर्तमान कोलकाता है, उसके पास बुडगे बुडगे लौटना पड़ा, बुडगे बुडगे लौटना पड़ा। और इस घटना में यात्रियों के सामने भोजन, कानूनी प्रावधान और चुनौतियों से निपटने के लिए शोर समिति की स्थापना की गई। इसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक इस समिति के नेतृत्व थे। इसमें जानते थे कि उस समय जब ये जो पंजाबी उस समय जब वहां से उतरे जहाज से यहाँ पे कोलकाता के बुडगे बुडगे शहर पे, यहाँ पे पोर्ट पे, तो क्या हुआ, उसको गोली से भून दिया गया, और इसीलिए इसका नाम भी पड़ता है क्या, तो बुडगे बुडगे घटना, बुडगे बुडगे घटना का भी इसमें जिक्र मिलता है। इसको जाना जाता है कामागाता मारू शिप घटना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नौसेना विद्रोह के बारे में जानते हैं कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी कब होता है, 1946 में होता है। कब, 1946 में होता है, ठीक है। और इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, दोनों ने मिलकर ये जो हड़ताल हुआ था, इसको शांत करवाया था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन मुस्लिम लीग के इसमें संस्थापक थे, तो जानते हैं, इसका नाम सुने होंगे, ख्वाजा सलीम उल्लाह खान, जिसे नवाब सलीम उल्लाह खान भी बोलते हैं। तो नवाब सलीम उल्लाह खान और आगा खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, ठीक है। और नवाब सलीम उल्लाह खान ने ही अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया था। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखना है। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है, 30 दिसंबर 1906 को, और किस स्थान पे, बांग्लादेश की जो अभी वर्तमान में राजधानी है वो ढाका में होती है। और इसका पहला अधिवेशन होता है 29 दिसंबर 1907 को, कहाँ पे, तो पाकिस्तान के कराची शहर में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आदमजी पीर भाई ने किया था। मुस्लिम लीग का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे, तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में था। और ब्रिटेन में लंदन शाखा का अध्यक्ष कौन था, सैयद अमीर अली। ब्रिटेन में मुस्लिम लीग का लंदन शाखा का अध्यक्ष कौन था, तो सैयद अमीर अली था। और मुस्लिम लीग ने 1905 के स्वदेशी आंदोलन का यह क्या किया था, तो विरोध किया था। और हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था, दोनों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। देख सकते हैं कि तरह स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया था और ये बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था। हालांकि ये समझ सकते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको ये क्लियर रखना है कि क्या कि मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, और ये स्वदेशी आंदोलन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा था उसका ये विरोध किया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की वकालत भी की थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के एक प्रमुख नेता थे और उन्हें पाकिस्तान का संस्थापक और कायदे आजम भी कहा जाता है। क्या, तो कायदे आजम पाकिस्तान का कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। जबकि शहीद आजम कहा जाता है किसको, तो भगत सिंह को शहीद आजम, और कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 24 मार्च 1940 को पारित किया गया था। कब, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 24 मार्च 1940 को पारित किया गया, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, लाहौर में। लाहौर कौन सी नदी किनारे है, तो रावी नदी किनारे है। यह कह रहा है कि लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया, और इससे पहले इसे कहा जाता था लाहौर प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को तैयार करने का काम किसके द्वारा किया गया था, सिकंदर हयात खान ने किया था, सिकंदर हयात खान। और इससे बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.के. फजलुल हक ने इसको पेश किया था। किसने, ए.के. फजलुल हक ने। इस प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की भी मांग की गई थी, और कहा गया था कि मुसलमानों को एक ऐसी जगह दी जानी चाहिए जहां वे अपने धर्म का आज़ाद तरीके से उसको फॉलो कर सके। इस प्रस्ताव में इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान नाम रखने का भी प्रस्ताव रखा गया, और प्रस्ताव के सिद्धांतों ने पाकिस्तान के पहले संविधान की भी नींव रखी। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने रखा था, तो रहमत अली ने रखा था। किसने, रहमत अली ने रखा था। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि यह मुझे कानून से नफरत करता है, या कह रहा है कि मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं की कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए कि यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। यह किनका कथन है, तो ये महात्मा गांधी का कथन है। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स को इसके पहले वाले वीडियोज में, जो 1 से लेकर 19 नंबर सेट तक दिया गया, उसमें बारी बारी से डिस्कशन किया है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं, तो आपको पूरी तरह से समझ विकसित होती चली जाएगी। संविधान के निम्नलिखित कथनों पे, अनुच्छेदों पर ध्यान देना है और बताना है कौन सा इसमें मिलान सही दिया गया है।
अनुच्छेद 72 की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की बात करता है, और इसी में यदि आप प्लस 89 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 72 क्या हो जाएगा 100, देख सकते हैं 9 2 11 8 7 15 1 16 161 हो जाएगा। यानी आर्टिकल 161 में गवर्नर यानी राज्य के राज्यपाल को यह क्षमा शक्ति देने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 143 की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को के सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात करता है, यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करता है। इसमें राष्ट्रपति किसी भी संविधान के मसलों पे मुद्दों पे किसके सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनसे ये सलाह ले सकते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का सलाह है वो ये प्रेसिडेंट पे देते हैं तो वो बाध्य नहीं होता है, इसको अपनाएगा या नहीं अपनाएगा ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। और बात करते हैं अनुच्छेद 142 की, तो अनुच्छेद 142 बताता है कंप्लीट जस्टिस के बारे में। कंप्लीट जस्टिस के बारे में यह बतलाता है, और ये यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 142 के बारे में। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि अपने बहुत सारे प्रोविजंस में देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, लेकिन उसको यह पता नहीं चल पाता है कि ये किस तरह से इस मुद्दा को इसका है जो समाधान निकाला जाए। तो आर्टिकल 142 में कंप्लीट नेचुरल जस्टिस के आधार पर यह 142 का यूज करके उसका है जो समाधान निकालता है। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल की से संबंधित प्रावधान है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है आर्टिकल 360, और यह प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है किसी भी क्षेत्र या पूरे भारतीय क्षेत्र में, इसको है जो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अनाउंस किया जाता है। हालांकि इसके पहले आप जानते हैं कि आर्टिकल 352 क्या करता है, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। 356 और 365 के साथ मिलाकर के क्या, तो प्रेसिडेंट रूल यानी कि क्या बोलते हैं उसे, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल या इसको राष्ट्रपति शासन इसको भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, और कह रहा है अनुच्छेद 148 से 151 की बात कर रहा है, तो ये क्या है, किसका जिक्र करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी सीएजी की बात करता है। ठीक है, और सीएजी क्या है, 148 से 151 तक है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इकाई है यानी कि एक संवैधानिक इकाई है, इसको ध्यान रखना है। क्या है, सीएजी, और भारत के भी वर्तमान में सीएजी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, और सीएजी की बात करते हैं तो यह राष्ट्रपति के द्वारा है जो इसको अपने हैंड एंड सील से उसका सिग्नेचर करके इसको है जो बहाल किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ये ध्यान रखना है। और सीएजी क्या करता है, अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो राष्ट्रपति फिर क्या करता है, पार्लियामेंट में इसको सौंपता है, जबकि राज्यपाल राज्यों में सीएजी के द्वारा राज्यपाल को सौंपता रिपोर्ट है राज्य में, और राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा में जाके उसको सौंपता है। और भारत के अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो क्या है, तो आर्टिकल 76 में यह दिया गया है, आर्टिकल 76 में दिया गया है, आर्टिकल 76 में। ठीक है, आर्टिकल 76 में क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के उच्च कानूनी अधिकारी के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इसकी बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं तो इसमें 89 जोड़ने पे क्या होगा, क्या 9 6 15 और 8 7 15 1 16 यानी कि 165। आर्टिकल 165 में दिया गया है क्या, तो स्टेट का एडवोकेट जनरल, जो एडवोकेट जनरल बनते हैं कौन, एडवोकेट जनरल। ठीक है, ये कौन, स्टेट में होता है, स्टेट में होता है। और इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है, तो ये आर्टिकल 165 में। अभी वर्तमान में कौन सा ये अटॉर्नी जनरल कौन है, तो इसका ध्यान रखना है, कौन, वेंकट रमनी है, कौन, वेंकट रमनी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कौन सा मिलान सही है, तो ऑप्शन 4 है जो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 4 जहां भी है गलत है, और कह रहा है कि 1 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मिलान करना है और इसमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो चुनाव आयोग के बारे में जानते हैं कि इसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, तो अनुच्छेद 324 से लेकर कितना, 324 से लेकर 329 तक, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है जो चुनाव आयोग का जिक्र किया गया है। और जानते हैं इसी में 326 आर्टिकल है, आर्टिकल 326 है जो वोट देने का अधिकार है। ठीक है, राइट टू वोट है। राइट टू वोट क्या है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको ध्यान रखना है, क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, क्या है, एक विधि यानी लीगल राइट है, क्या है, एक लीगल राइट्स है, या फिर इसे कहते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यानी कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और अभी बता दें कि चुनाव आयोग का चेयरमैन अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी कौन है, तो इसको ध्यान रखना है, अभी कौन है, राजीव कुमार है, कौन है, राजीव कुमार, और 26 CEC है, 26 CEC है। ठीक है, 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर है।
वित्त आयोग की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 280 में दिया गया है। कब, कहाँ, आर्टिकल 280 में दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना है कि वित्त आयोग अभी वर्तमान में कौन से हैं, तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है। अभी वर्तमान में 16वां है, 16th वित्त आयोग। और इसके चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया है। कौन, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और इसके पहले कौन थे, 15वां कौन थे, तो एन.के. सिंह थे, यानी कि नंद किशोर सिंह थे, एन.के. सिंह थे, ठीक है। ये वित्त आयोग की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं, यानी कि एनसीएससी की बात करते हैं। एनसीएससी कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल ये 338 में है, ठीक है। एनसीएससी की बात करते हैं, एनसीएससी, ठीक है। एनसीएससी की जिक्र कहाँ किया गया है, आर्टिकल 338 में। लेकिन उसके बाद में पहले क्या होता था कि 338 आर्टिकल में एनसीएससी प्लस एनसीएसटी, एनसीएसटी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, दोनों के बारे में दिया गया है। फिर बाद में क्या होता है, 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में। और इसके बाद क्या होता है, इसको एनसीएसटी को शामिल किया जाता है, एक अलग बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और आर्टिकल 338A में इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 338B में, इसको भी ध्यान रखना है, 338B में एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी को शामिल किया जाता है 338B में। हालांकि 340A और 340B में भी एनसीबीसी के बारे में यानी शेड्यूल ये क्या, तो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में इसको बताया गया है। और जानते हैं कि इसका 1953 में इसके पहले आयोग का अध्यक्ष बनते हैं कौन, काका साहब, कौन, काका साहब कालेलकर पहले अध्यक्ष बनते हैं। कौन, पहले अध्यक्ष काका साहब कालेलकर, काका साहब कालेलकर। और यही क्वेश्चन बीपीएससी पीटी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले एनसीबीसी के है जो पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, काका साहब कालेलकर बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। हालांकि फिर 102वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। 102वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा क्या होता है, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड ये बॉडी का दर्जा दिया जाता है, यानी कि संवैधानिक बॉडी का इसमें दर्जा दिया जाता है, संवैधानिक बना दिया जाता है किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। और ये कब, 1993 में इसकी स्थापना की जाती है, इसको भी ध्यान रखना है। अब कह रहा है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में आपको हमने बता दिया, तो इसका जिक्र कहाँ मिलता है, आर्टिकल 148 में इसका जिक्र मिलता है, जो आर्टिकल 148 से 148 से 151 तक इसका जिक्र दिया गया है, ठीक है। इसको हम मिलान कर लेते हैं कैसे कैसे मिलेगा, तो देख रहे हैं पहला का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 यहाँ पे 2 जगह दिया गया है, ए का 3। और कह रहा है क्या, वित्त आयोग बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 भी दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है क्या, तो सी का 1 हो जाएगा, यानी सी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही सही मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका पर विचारण नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि पीआईएल होता क्या है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में कौन किसके द्वारा लाया जाता है, तो ये इसके कौन, भगवती चीफ जस्टिस रहते हैं, पीएन भगवती, कौन, पीएन भगवती। इसके कौन रहते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं एक उस समय के, कब, 1985 से लेकर 1986 तक। और ये कह रहा है कि पीआईएल कहाँ से सबसे पहला बार ये लाया गया, तो अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूएसए के संविधान से ये लाया गया था, पीआईएल लाया गया था, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि बंधुआ मजदूरी के मामले को शामिल किया जा सकता है, समय से पहले रिहाई के लिए जेल से याचिका, उपेक्षित बच्चों से संबंधित मामला दर्ज करने से इनकार करने पर पुलिस के खिलाफ याचिकाएं, इस तरह के जो आप मैटर देखते होंगे सिविल सोसाइटी से रिलेटेड है, यानी कि वैसा जिसका इम्पैक्ट पूरी तरह से एक लार्जर वे में सोसाइटी पे पड़ रहा हो, वो ऐसे इशू को यहाँ पे पीआईएल में डाला जाता है, उसका है जो यूज किया जाता है। तो इसमें देख सकते हैं कि किसी पर्सनल यूज के लिए या किसी का पर्सनली अगर किसी से दुश्मनी है या उसका कोर्ट में केस चल रहा हो तो उसमें पीआईएल वो नहीं डाला जा सकता है। तो इसमें कह रहा है कि ऑप्शन भी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बच्चों की बात की जा रही है, बंधुआ मजदूरी की बात की जा रही है, यहाँ पे पुलिस की बात की जा रही है कि पुलिस के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जनहित याचिका यानी पीआईएल का अर्थ क्या है कि लोकहित है, जैसे कि प्रदूषण, आतंकवाद, ऐसे मुद्दे और भी है कि सड़क सुरक्षा, रचनात्मक खतरों,
पर्यावरण आदि की सुरक्षा के लिए न्यायालय में दायर मुकदमेबाजी। कोई भी मामला जहां बड़े पैमाने पर जनता के हित प्रभावित होते हैं, कानून की अदालत में जनहित याचिका दायर करके उसका निवारण किया जा सकता है। इसके मामले में जैसे आते हैं कि बंधुआ मजदूरी के मामले, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना और आकस्मिक श्रमिकों का शोषण, महिला पे अत्याचार, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन की गड़बड़ी, भोजन में मिलावट, विरासत और संस्कृति का रखरखाव। और साथ में देख सकते हैं कि पीआईएल की शुरुआत एक न्यायिक पहल द्वारा की गई थी और भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा किया गया था। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका उस तरह से निर्णय नहीं ले पाती है, तब ये जुडिशियरी आगे बढ़ के स्टेप लेती है और जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि कानून बनाने का जो काम किसका है, तो कार्यपालिका का यानी कि लेजिस्लेचर का काम है, उस पर ये अपना कानून ये बनाने का जिम्मा लेता है और ये कुछ तरह से उस तरह से क्या जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में उसको दिखाता है। जैसे कि 1980 के दशक के प्रोग्राम में यह पेश किया गया था और किसके सहयोग से, तो बी आर कृष्णन अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती जनहित याचिका के अवधारणा के भारत में अग्रदूत माने जाते हैं। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में किसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे कि मकान मालिक और किराएदार का कुछ झंझट हो गया, कुछ विवाद हो गया, सेवा मामले, पेंशन ग्रेच्युटी, दिशा निर्देश के जैसे कह रहा है, और चिकित्सा और अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश संबंधित उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की जल्द सुनवाई करने के लिए भी आप इसमें पीआईएल नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं क्या 1987 में पारित किया गया था। 58वें संविधान संशोधन में कानूनी कार्यवाही, सरकारी संचार और आधिकारिक दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग को है जो इसमें संबोधित किया गया था। हिंदी में प्रमाणिक पाठ यानी संशोधन ने राष्ट्रपति को संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान की, जिसका उपयोग कानूनी कार्यवाही में किया जा सकता है। और 394 आर्टिकल में दिखाया गया है कि संशोधन द्वारा संविधान के भाग यहाँ 22 में अनुच्छेद 394 जोड़ा गया और इस अनुच्छेद में संविधान का हिंदी में अनुवाद करने और अंग्रेजी में किए गए संशोधन को हिंदी संस्करण में भी शामिल करने के प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। और बात करते हैं 54वें संविधान संशोधन की, तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि और संसद को भविष्य में संविधान संशोधन की आवश्यकता के बिना वेतन में परिवर्तन करने की अनुमति दी। लेकिन यह देख सकते हैं कि कह रहा है कि यह कब लागू हुआ, तो 54वां संविधान संशोधन 1 अप्रैल 1986 को लागू हुआ। इसमें क्या किया गया, तो इसमें कह रहा है कि संसद को क्या, तो इसमें पार्लियामेंट को कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक है, और कह रहा है कि भाग 20, ये ध्यान रखना है कि भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, जो कहां से लिया गया है, यह दक्षिणी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहां से, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हालांकि संसद का यह जो संविधान संशोधन करेगा, लेकिन इसमें जो संविधान के मूल तत्व है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी उसका छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 52वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यह 1985 में आता है और इसके द्वारा क्या होता है कि 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची को इसमें शामिल किया जाता है। अनुसूची को इसमें 10th शेड्यूल को शामिल किया जाता है और ये दल बदल कानून को यह इंप्लीमेंट करता है, जिसमें कोई भी एक विधायक या सांसद एक दल से दूसरे दल में प्रवेश न कर पाए। हालांकि 2/3 मेजोरिटी के साथ यदि वो दूसरे दल में जाते हैं तो उसकी सदस्यता है जो ज्यों की त्यों बहाल रहेगी, और यदि सिंगल जाता है तो उसका सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। 54वें संविधान संशोधन की बात कर ली हमने। ठीक है, और 56वें संविधान संशोधन की बात करते हैं तो यह 1987 में आता है और उसमें क्या होता है, गोवा को राज्य का दर्जा मिलता है। क्या, गोवा को राज्य का दर्जा, गोवा राज्य बनता है। ठीक है, 1987 में। और इसके साथ साथ दमन एवं दीव क्या होता है, एक यूनियन टेरिटरी उस समय बनाया जाता है 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। यह भी ध्यान रखना है, गोवा को एक राज्य का दर्जा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड कब आता है। उस समय कौन होता है, गवर्नर जनरल से अब वो वाइसराय बन जाता है। कौन वाइसराय बनता है, ये लॉर्ड कैनिंग। कौन बनता है, कैनिंग बनता है। और कैनिंग के द्वारा ही क्या, उसी के समय 1860 के दशक में क्या होता है कि वर्तमान में उसमें द्वारा भारतीय दंड संहिता लाया जाता है और उसमें कह रहा है कि कितने प्रकार के इसमें दंड विद्यमान है, तो इसमें 5 प्रकार के दंड इसमें विद्यमान है।
और आईपीसी 1860 को अब रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 में के द्वारा इसको आईपीसी को बदल दिया गया। पहले आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धारा था, लेकिन अब इसको 511 धारा से बदल करके इसमें कर दिया गया है कितना, तो इसमें 358 कर दिया गया है। कितना, 358। इसको ध्यान रखना है कि आईपीसी सेक्शन 2023 में अब नए वाले में कितना, तो 511 से घटा करके 358 कर दिया गया है। ठीक है, और भारत में अपराधों की परिभाषा और दंड के प्रावधानों से जुड़ा कानून है और ब्रिटिश काल में यह लागू हुआ था। यह इसके तहत सिविल और दांडिक कानून भी इसमें शामिल होते हैं और इसका मकसद पूरे देश में एक ही कानून लागू करना, ताकि अलग अलग क्षेत्रों के कानूनों की जगह एक ही कानून हो और इसके अस्तित्व को भी सुरक्षित रखने का प्रावधान इसमें मिलता है। ठीक है, आप इसका जो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी आईपीसी को लागू किया था, यह भी ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी इसको लागू किया था। कि लोक अदालत यानी पब्लिक कोर्ट्स के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है। कह रहा लोक अदालत में किसी न्यायालय शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सही बात है कि इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और लोक अदालत से भी दीवानी और आपराधिक यानी कि फौजदारी मामलों से भी यह निपट सकती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो सामाजिक लेवल पे होते हैं, यानी उसको बहुत जैसे कि दो गुटों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच आपसी दुश्मनी या आपसी कुछ रंजस है, जिसको एक कोर्ट में द्वारा उसके द्वारा ही पंचायत में इस तरह से न्यायालय की व्यवस्था भी कराई जाती है, उसमें बैठता है और उसको मैटर को सुलझाया जाता है। ठीक है, और लोक अदालत इसमें सभी दीवानी और आपराधिक फौजदारी मामलों से भी निपट सकती है। यानी कि इसमें कह रहा है कि इसमें कभी मारपीट या छोटे मोटे या कुछ जो पैसे का भी इसमें कुछ फ्रॉड होता है या कोई लेता है या नहीं देता है, उसके भी इसमें निपटारा किया जाता है। लोक अदालत का अधीन निर्णय क्या है, एक मान्य डिक्री है, तो इसमें गलत हो जाएगा। जबकि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की अनुमति यहाँ पे नहीं दी गई है, ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है दिया गया है। कह रहा है कि लोक अदालत ऐसे मंच या फोरम होता है जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमा के रूप में दाखिल नहीं किए गए मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है, और यह सामान्य न्यायालय से अलग होता है क्योंकि यहां विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया गया है। तो जानते हैं कि इसके लिए क्या, तो नालसा की स्थापना की जाती है कब, 1987 में, यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में शामिल किया गया है। और यह भी पता होगा आपको कि आर्टिकल 39A में दिया गया है क्या, तो राइट टू फ्री लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड, यानी कि आपको फ्री लीगल एड इसमें प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट के द्वारा, फ्री लीगल एड यानी कि फ्री कानूनी सहायता आपको प्रदान किया जाएगा। तरह लोक अदालत की स्थापना के विचार सर्वप्रथम कब आता है, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती के द्वारा दिया गया था और इसी ने PIL भी लाया था। और सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन कब होता है, 1982 में गुजरात में किया गया। और 2002 से लोक अदालतों को एक अस्थायी रूप से बना दिया गया है। कब, 2002 से लोक अदालत को अस्थायी रूप से बना दिया गया है। लोक अदालत में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारा संबंधी विवाद, बीमा बिजली संबंधी आदि विवादों का इसमें निपटारा किया जाता है। विधि के तहत ऐसे अपराध जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता और ऐसे मामले जहां संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है, उसका यहाँ पे है जो सुनवाई निपटारा नहीं होता है लोक अदालत में। ये भी इसका एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है। यानी 1 करोड़ रुपए से कम का यदि कोई ट्रांजैक्शन का वैल्यू का विवाद हो रहा है तो आप जाके लोक अदालत में उसका सुनवाई हो सकता है। ठीक है, पूर्व की ओर देखो यानी लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, तो इसकी नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी, तो ये नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था। उस समय नरसिम्हा राव 1996 में 1991 से 96 तक के लगभग प्रधानमंत्री रहते हैं। और इसी के समय में क्या होता है, LPG रिफॉर्म्स देखने को मिलता है। इन्हीं के समय में क्या, LPG रिफॉर्म्स, ठीक है, LPG रिफॉर्म्स यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये ग्लोबलाइजेशन इसमें देखने को मिलता है, LPG रिफॉर्म्स। और इसमें क्या होता है कि उस समय लाइसेंस राज जो चल रहा था बहुत दिनों से, लाइसेंस राज इसको खत्म किया जाता है, लाइसेंस राज खत्म होता है और क्या होता है, मार्केटिंग स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मार्केट है जो स्टार्ट होता है, मार्केट स्टार्ट होता है। ठीक है, और कह रहा है कि और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी के द्वारा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर योजना की स्टार्ट की जाती है। कब, 2015 में इसका योजना को स्टार्ट किया जाता है, सागर मिशन। लुकिस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी आसियान और उनके आर्थिक एकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। और भारत वर्ष 1996 में आसियान का एक संवाद भागीदार यानी कि डायलॉग पार्टनर और वर्ष 2002 में शिखर स्तरीय वार्ताओं का भागीदार बन गया। 2012 में यह संबंध रणनीतिक साझेदारी में यह बदल गया
बानवे में जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की, उस समय आसियान के साथ भारत का व्यापार लगभग कितना, तो $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। और 2010 में आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद व्यापार बढ़कर कितना, $72 बिलियन अमेरिकी डॉलर 2017-18 में हो गया था। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच और आदि जैसे कई क्षेत्रीय मंचों में भी यह क्या है, तो सक्रिय भागीदार है, यानी एक्टिव पार्टनर है। चक्रवात के संबंध में बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है, तो ये केंद्र में दाब उच्च होता है। इस तरह से आप जानते हैं कि यदि इस तरह से एक तूफान आ रहा है तो चक्रवात क्या होता है, ये जैसे सेंटर है, सेंटर को बोला जाता है आई बोला जाता है, यानी आंख बोला जाता है, केंद्र बिंदु को आंख बोला जाता है। और उसमें क्या होता है, प्रेशर है जो इस तरह से अंदर की ओर जाता है। लो प्रेशर, यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, ठीक है, लो प्रेशर होता है, ठीक है। और ये केंद्र की ओर जाता है, प्रेशर क्या होता है, केंद्र की ओर जाता है। और इसमें क्या होता है, जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का यहाँ पे देखते हैं इस तरह से हेमिस्फेयर है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, और ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या, तो सुई के जिस तरह से आकार में चलता है, घड़ी जिस तरह चलता है, तो जानते हैं कि 12 से 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये सुई के आकार का इस तरह से, या घड़ी के सुई के आकार के दिशा में ये चलता है कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध में। और जबकि ये साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, चलना चाहिए इससे, लेकिन ये क्या चलता है, इसका अपोजिट चलता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में चलता है। जबकि बात करते हैं ये एंटी साइक्लोन की बात करते हैं, ये साइक्लोन का केस होता है, ये साइक्लोन का केस हो गया, ये दोनों केस बना किसका, साइक्लोन यानी चक्रवात का केस बनता है। और उसमें क्या होता है, बहुत अधिक आंधी तूफान इस तरह से होता है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं एंटी साइक्लोन का, तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बीच में सेंटर में हाई प्रेशर होता है, और ये बाहर की ओर जाता है, प्रेशर क्या होता है, बाहर की ओर जाता है, जिस कारण से क्या होता है, मौसम साफ होता है, मौसम साफ होता है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पे ये भी इसका फीचर्स क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या, इसका अपोजिट, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये इस तरह से होता है, यानी कि यहाँ इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से इसमें एंटी साइक्लोन में यानी प्रति चक्रवात में होता है, और इसमें मौसम क्या होता है, साफ होता है। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होती है, घड़ी के सुई के अनुरूप होती है, जैसा हमने बता दिया। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा क्या होती है, घड़ी की सुई के उल्टा होता है। और यहाँ पे तो कह रहा है कि कौन सा इसमें कथन सत्य होता है, तो इसमें देख सकते हैं कौन सा कथन सत्य है, तो दाब क्या होता है, इसमें उच्च होता है, दाब उच्च होता है। कह रहा 19 का क्या है कि इसमें उच्च दाब होता है, यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लो प्रेशर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, हाई प्रेशर हो जाएगा, जबकि ये डायरेक्शन सही दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो सॉरी यहाँ पे हमने सही बताया था, ठीक है, कि लो प्रेशर ही होता है, यहाँ पे लो प्रेशर ही कर लीजिए साइक्लोन में, यहाँ पे हम यहाँ से कंफ्यूज कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, इसमें किसमें, एंटी साइक्लोन में, और इसमें क्या होगा, इसमें लो प्रेशर होगा, क्या होगा, इसमें लो प्रेशर होगा, एलपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में क्या है कि लो प्रेशर है, और इस तरह से ये बाहर से जा रहा है प्रेशर, इसमें अंदर की ओर बन रहा है, ठीक है। और इसमें हाई प्रेशर में बाहर जा रहा है, जिस कारण से इसमें मौसम साफ साफ दिखाई देगा। चक्रवात में क्या होता है, कम दबाव का क्षेत्र होता है, और यह उच्च दबाव के क्षेत्र को क्या होता है, घेरे रहता है। चक्रवात में हवा की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त होता है। और चक्रवात के केंद्र में जो शांत क्षेत्र होता है, यहाँ शांत क्षेत्र होता है, इसको क्या कहते हैं, तूफान की आंख, यानी तूफान की आंख, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। और एक पूछ सकता है कि आई ऑफ साइक्लोन कहाँ होता है, तो केंद्र बिंदु में होता है साइक्लोन के। चक्रवात को अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि अमेरिकी महाद्वीप में इसे क्या कहते हैं, तो इसको तूफान कहते हैं, यानी साइक्लोन कहते हैं। और साइक्लोन इंडिया में बोला जाता है। और फिलीपींस और जापान में इसे क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। और बिली बिली क्या बोलते हैं, शायद ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली बोला जाता है, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चक्रवात एक बड़ा वायुपिंड होता है, और चक्रवात में हवा की गति, हवा की दिशा, तापमान और आर्द्रता जैसे कारक चक्रवातों के विकास में इसका योगदान करता है, और उस तरह से तेजी से यह चलता है, और फसल, स्वास्थ्य और समुद्रयानों, भूस्खलन और बाढ़ जैसी समस्याओं को यह पैदा करता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करते हैं, तो इसमें कौन सी है, तो जानते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर लेक से होता है, मानसरोवर लेक के तिब्बत क्षेत्र में होता है, ठीक है। और यह कहाँ से, तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब है, क्या है, तो चिनाब है। और यह दो धारा चंद्रा और भागा से बनना होता है, जो हिमाचल प्रदेश में कहाँ, केलांग के पास टंडी में मिलता है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं यह इंडस रिवर है, कहाँ से, तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर के पास, यहाँ से
निकलता है इंडस, और इसी के बीच में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सतलज, इस तरह से यहाँ पे नदियाँ इसमें मिलती जाती है। और ये जो इंडस है वो पाकिस्तान के फिर क्रॉस करते हुए कहाँ पे, अरब सागर में यह जाकर बह जाती है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले कितना 1180 किलोमीटर तक बहती है। हालांकि इंडस रिवर की आपसे यदि वो पूछ दे कि इसका लंबाई कितना, या उसका जो ट्रेवलिंग पावर लंबाई कितना है, तो इसका कितना 3610 किलोमीटर है। जबकि गंगा नदी कितना है, तो गंगा की बात करते हैं तो गंगा की कितना है, तो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और इसकी बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो इसका कितना 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है, और ये असम में बहती है। और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तीनों को यदि मिला दिया जाए तो इसकी जो डेल्टा होती है, बनाई जाती है, वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बनाई जाती है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर तक बहती है। और सिंधु नदी के प्रमुख बाएं किनारे के जो सहायक नदियां हैं उसमें झेलम आता है, चिनाब आता है, ब्यास, सतलज और जास्कर आता है। दोआब क्या होता है, दोआब दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जबकि पंजाब क्या कहते हैं, उसको 5 नदियों के बीच की भूमि को पंजाब कहते हैं। ठीक है, इसके दाहिने किनारे की सहायक नदियां क्या है, तो श्योक, दाहिने किनारे की नदियां क्या है, तो श्योक नदी है, गिलगिट है और काबुल नदी है। काबुल नदी, गिलगिट नदी, श्योक नदी है इंडस रिवर के कहां से, तो ये दाहिने की ओर से बहती है, जबकि बाएं की ओर ये सब झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास से सब बहती है। एक सहायक नदी एक मीठे पानी की धारा है जो एक बड़ी धारा या नदी में मिलती है। ठीक है, बाईं ओर की सहायक नदी वह धारा होती है जो मुख्य नदी को उसके बाईं ओर से मिलती है, और दाईं ओर की सहायक नदी इससे दाईं ओर से मिलती है। बस इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। और झेलम की बात करते हैं तो श्रीनगर का जो लाइफ लाइन होता है, जीवन रेखा कहा जाता है झेलम नदी को, क्योंकि श्रीनगर से ये नदी बहती है। कौन, झेलम नदी। और ये बेरीनाग लेक से निकलती है झेलम नदी। कौन, बलित पर्वत के उदाहरण इसमें नहीं है। बलित पर्वत की बात करते हैं तो यह फोल्ड माउंटेन होता है, जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं मोड़दार पर्वत, यहाँ पे इस तरह से मोड़दार पर्वत होता है। क्या, मोड़ेदार पर्वत होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पे हिमालय हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा, रॉकीज, आल्पस, अपलेशियन, एटलस, कार्केसस, एल्बुर्ज, हिंदुकुश, यूराल, ये सब सारे माउंटेन क्या है, तो एक तरह से इस तरह से मोड़दार पर्वत है। जबकि बात करते हैं अपशिष्ट पर्वत की, इसे रेलिक्ट माउंटेन भी कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं, जो समय के अनुसार क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा ढाना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब आंधी तूफान आता है तो इसके जो चट्टान होते हैं, इसके जो चट्टान होते हैं इस तरह से, इसके जो चट्टान होते हैं तो क्या होते हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये खिसकना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ढहना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से इसे कहते हैं रेलिक्ट माउंटेन या फिर अपशिष्ट पर्वत इसको बोलते हैं। और इसका भारत में सबसे जो उस तरह से माना जाता है कि इसको अरावली माउंटेन, अपशिष्ट पर्वत, ये सबसे प्राचीन है, इसको जाना जाता है। और पारसनाथ को भी बोला जाता है, क्या है, पारसनाथ भी क्या है, तो रेलिक्ट माउंटेन का ही एग्जाम्पल है, अपशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। ठीक है, बलित पर्वत की बात करते हैं तो यह क्या है, तो बलित पर्वत तब बनता है जब पृथ्वी की पपड़ी की परतें संपीड़न के कारण मुड़ती जाती है, इस तरह से मुड़ती जाती है, और एक समय के बाद क्या होता है, एक दूसरे पे ये चढ़ते चला जाता है। ठीक है, और हिमालय दुनिया का सबसे युवा बलित पर्वत है। ये ध्यान रखना है कि हिमालय क्या है, तो दुनिया की सबसे युवा यानी यंग फोल्ड माउंटेन है, युवा बलित पर्वत है, यह बूढ़ा पर्वत नहीं है, क्या है, युवा पर्वत है। और इसे एशिया का जल मीनार भी कहा जाता है, यानी कि सब बहुत इस तरह से एशिया में बहुत जितने सारे प्रमुख नदियां हैं वो कहाँ से निकलते हैं, तो ये जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, ये सब नदियां कहाँ से, तो ये हिमालय के क्षेत्र से ही निकलते हैं। यूराल पर्वत रूस में स्थित है और इसे प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। एंडीज की दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे तक यह फैली हुई है। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। अरावली की बात करते हैं तो भारत का प्राचीनतम बलित पर्वत है और यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। क्या है, प्राचीनतम बलित पर्वत, या इसे रिलिक्ट माउंटेन कहते हैं, अपशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, और यह गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। और राष्ट्रपति भवन की जो रायसीना हिल है और इसी पर्वत का हिस्सा है, किसका, अरावली का हिस्सा है, इसको ध्यान रखना है। और ये भ्रंश पर्वत क्या होता है, रिफ्ट वैली से बोलते हैं, रिफ्ट माउंटेन। इसमें क्या होता है कि एक ऊपर इस तरह से ब्लॉक बनता है और इस तरह से ब्लॉक बनता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरह से ब्लॉक बन के चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से क्या होता है कि ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ रिफ्ट वैली से गुजरती है और दामोदर नदी भी ऐसी होती है जो इस तरह से रिफ्ट वैली यानी कि पहाड़ों के बीच की, एक इस तरह से पहाड़ होता है उसके बीच बीच ऐसे करके ये ट्रेवल करती है, ये चलती है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है कि ज्वालामुखी पर्वत के द्वारा जानते हैं कि उस तरह से आग्नेय चट्टान, जो मैग्मा अंदर का जो लावा होता है वो ऊपर से मैग्मा बन के पिघलता है, इस तरह से जब ऊपर आके छिटता है तो इस तरह से पहाड़ों का निर्माण करता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि अंदर ही रह जाता है, इसको बोलते हैं क्या, तो इंट्रूसिव बोलते हैं, इंट्रूसिव, और जो बाहर निकल जाता है उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, एक्सट्रूसिव एग्नियस चट्टान बोलते हैं। ठीक है,
तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका हिमालय और आल्प्स क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या है, ये बलित पर्वत का उदाहरण है। जबकि आंसर की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि पारसनाथ इसका आंसर हो जाएगा, जबकि हिमालय और आल्प्स क्या है, तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला मिलान करना है कि लौह अयस्क की खान यानी कि ओर माइंस कहाँ पे है, आयरन ओर माइंस। तो गुआ और नोवांडी कहाँ पे है, तो ये झारखंड में स्थित है, झारखंड में। बिहार दरोगा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा है कि बालाघाट का माइंस कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है बालाघाट का माइंस। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बालाघाट का माइंस कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, इसको ध्यान रखना है। और की बात करते हैं, बॉक्साइट की खान कहाँ है, तो अमरकंटक की पठार पे है। अमरकंटक पठार ये कहाँ पे, अमरकंटक की पठार से ही निकलता है क्या, तो सोन नदी वहीं से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक पठार से क्या, सोन नदी निकलती है। ठीक है, सोन नदी फिर आकर के कहाँ, गंगा में मिलती है। अवरक की खान की बात करते हैं, तो ये कहाँ, नेल्लौर में है अवरक की खान। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं। ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ए का 3 दो जगह है। तांबे की खान बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 यहाँ पे सिर्फ दिया है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और भी बात करते हैं अवरक की खान की, तो पूरे विश्व में भारत का स्थान, सबसे पहला स्थान आता है अवरक के प्रोडक्शन में। और अवरक का यूज कहाँ किया जाता है, तो इस तरह से जो बिजली का खंभा होता है उस पर देखे होंगे, इस तरह से एक चक्री आकार का बना होता है, उसमें ही तार लपेट करके क्रॉस किया जाता है। और किसका बना होता है, तो अवरक यानी माइका का बना होता है। और इसके कई तरह से इसका पोट्री बर्तन भी बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है, ये बिजली का क्या होता है, इंसुलेटर होता है, यानी कि इसमें बिजली फ्लो नहीं करती है। और बिहार में बात करते हैं, तो नवादा प्लस गया, और झारखंड का हजारीबाग बेल्ट है जो इसका किसका, तो इसका है जो अभ्रक बेल्ट है, अभ्रक बेल्ट इसको माना जाता है। नवादा गया, हालांकि नवादा को अभ्रक बेल्ट का इस तरह से ज़्यादा माना जाता है, इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। ये क्या है, माइका बेल्ट है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तर भारत में शीत ऋतु में यानी विंटर सीजन में क्या होता है, शीतलहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये क्यों आती है, इसमें कौन सा कथन सही सही दिया गया है कि समुद्री प्रभाव का इसमें अभाव होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इसमें समुद्री प्रभाव का अभाव होता है, यानी कि ना ही तो अरेबियन सी से और ना ही तो ये बे ऑफ बंगाल से ये उठ करके हवा निकलती है। कहाँ से आती है, तो मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में यह उत्पन्न होता है। कह रहा है उत्तर भारत में सर्दियों के दौरान हल्की वर्षा होती है, यानी कि थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है, वर्षा होती है। और यह चक्रवाती तूफान के कारण होता है। किसके द्वारा, तो चक्रवाती तूफान के कारण होता है। और ये जो कहाँ से, भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है और भारत की ओर कुछ करता है। इन हवाओं को क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके कारण जो नॉर्थ बिहार के क्षेत्रों में शीतलहरी आती है, तो ये ठंडे मौसम में, तो इसको ध्यान रखना है किसके कारण, तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। और यह हिमालय के उच्चतर इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानों में वर्षा का कारण भी बनता है। उत्तर भारत में एक शीतलहर के यह परिणाम स्वरूप भी होता है। तो उसमें कह रहा है कि उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के यह नजदीक है, जिस कारण से भी यह होता है। और कह रहा है वायु राशि ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्तरी भारत में आती है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। तो इसको आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, इसमें क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर ऐसा मंडल है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, सारा एक्टिविटी होता है। जितना सारा वायुमंडलीय एक्टिविटी होता है, जितना ज़्यादा एयर का कंसंट्रेशन संकेंद्रण होता है, कहाँ पे होता है, ये ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल में ही होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर उड़ता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हवाई जहाज उड़ता है। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या होता है, यहाँ पे ट्रोपोपॉज होता है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर के निचले मंडल में यहाँ पे क्या देखा जाता है, ओजोन लेयर देखा जाता है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर होता है। ठीक है, ओजोन लेयर जिसे O3 बोलते हैं। ठीक है, O3 ओजोन लेयर होता है, जो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे जो सूर्य से आता है उसको हमारे शरीर पे पड़ने से उसको रोकता है। यदि वो अल्ट्रावायलेट रे शरीर पे ज़्यादा देर तक पड़े और डायरेक्टली पड़े तो क्या होगा, हमें मेलोनोमा हो जाएगा, यानी कि स्किन कैंसर हो जाएगा, जिसे मेलोनोमा कहा जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर इसमें जानते हैं कि क्या होता है, यह 15 से लेकर के 56.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 से लेकर 56.5 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर होता है, -56। इसमें क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर में यही पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जब पृथ्वी से ऊपर की ओर जब जाते हैं, जैसे इससे हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर इसमें क्या होगा, डाउन होगा। यानी टेम्परेचर क्या होगा, हाइट बढ़ने के कारण टेम्परेचर क्या होगा, जैसे इससे हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कमता जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 से लेकर क्या हो जाएगा -56.5 डिग्री सेल्सियस। और जब यहाँ पे जब देखते हैं तो ओजोनोस्फीयर के बाद ऊपर क्या होता है कि -56.5 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा -2.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी क्या होगा फिर इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में क्या पूछ देगा क्वेश्चन कि समताप मंडल में क्या होता है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर भी इसमें बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी कि हाइट और टेम्परेचर दोनों इसमें बढ़ेगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे जैसे हाइट होगा बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोपॉज आता है, उसके बाद फिर क्या होता है मेसोस्फीयर आता है, और मेसोस्फीयर में क्या होता है फिर से टेम्परेचर डाउनफॉल देखने को मिलता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे फिर से टेम्परेचर अगेन एक बार फिर से राइज हो जाता है। और ये होता है ऐसा प्रोसेस क्यों होता है, तो एडियाबेटिक के कारण, एडियाबेटिक टेम्परेचर में इस तरह से जो बीच का जो यहाँ पे क्या है दीवार इस तरह से जो बनता है स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, ट्रोपोपॉज, उसी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर को वो रोके रखता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यह 0 से 12 से 18 किलोमीटर के आसपास इसका एवरेज है जो ऊंचाई है। पोल पे क्या है तो 8 से 10 किलोमीटर के आसपास, और ये क्या दोनों मिलाकर कितना एवरेज जो उसका हाइट है ट्रोपोस्फेयर का 13 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है, 0 से 18 किलोमीटर के आसपास है। और ये एक्सोस्फेयर में बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसशिप और इस तरह से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, और ये 800 से लेकर के 3000 किलोमीटर के ऊपर की ऊंचाई पे होता है। और जानते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट कितना पे होता है, एलईओ कहाँ पे होता है, तो लो अर्थ ऑर्बिट होता है कहाँ पे, तो ये होता है ये 0 से लेकर 2000 किलोमीटर के रेंज में क्या होता है, ये लो अर्थ ऑर्बिट होता है। जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी जीटीओ की बात करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, और ये लगभग कितना, तो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। क्या, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से भू स्थिर उपग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्षोभमंडल क्या होता है। वायुमंडल की वह परत होता है जहां जलवायु और मौसम में बदलाव होता है, और यह पृथ्वी की सतह के सबसे पास के परत है, और यहाँ लगभग सारे मौसम की घटनाएं देखने को मिलती है। और इसमें वायुमंडल का लगभग कितना होता है 75% हिस्सा इसमें शामिल होता है, और यह करीब करा समुद्र तल से करीब क्या, तो 8 से लेकर 14.5 किलोमीटर तक के ऊपर तक यह फैली हुई है, और यहाँ धूल के कण और जलवाष्प भी मौजूद होते हैं। क्षोभमंडल में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान इसमें कम होता जाता है। यहाँ सभी जैविक गतिविधियों के लिए सबसे अहम परत है, यानी कि सारे बायोलॉजिकल फंक्शन इसमें देखने को मिलते हैं। समताप मंडल की बात करते हैं तो सतह से 10 किलोमीटर ऊपर से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला है, और यहाँ ओजोन परत की वजह से यह तापमान क्या होता है बढ़ता जाता है। सतह से 50 किलोमीटर ऊपर और 85 किलोमीटर ऊपर तक कौन फैला है, मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर फैला है, और यहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है तापमान फिर से एक बार कम होता जाता है। आयनमंडल की बात करते हैं तो थर्मोस्फीयर का एक हिस्सा है, और यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का आयनित हिस्सा है, यानी कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल भी इसमें देखने को मिलते हैं। और रेडियो तरंगे आयनमंडल में ही पाए जाते हैं। रेडियो तरंगे कहाँ पे, इसे थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसे, ये आयनोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो कहाँ पे है ये स्थित, तो ये मिजोरम में है। मिजोरम में मोलेसिस बेसिन, मिजोरम के कहाँ, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह घाटी प्रकार के अवसादों में असंगठित जमा से यह बना हुआ है, और इसके पहाड़ों के समानांतर यह चलता है। इन अवसादों को फोरलैंड बेसिन भी कहा जाता है। याद रखना है कि फोरलैंड बेसिन या क्या, तो मोलेसिस बेसिन कहाँ पे पाया जाता है, तो इसे ये मिजोरम में पाया जाता है, मिजोरम को कहा जाता है। मोलेसिस ये तलछटी चट्टानों, मुख्य रूप से बलुआ पत्थर और सेल्स का एक छोटा समूह होता है जो तटीय जमा के रूप में बनता है। ये जमा समुद्री तटों, लैगून, नदी चैनल और बैक वाटर दलदलों में यह पाया जाता है। यहाँ पे ये इमेज के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। मिजोरम को अपने कई पहाड़ों की वजह से लुढ़कते पहाड़ों की भूमि, ये भी ध्यान रखना है, लुढ़कते पहाड़ों की भूमि किसको कहा जाता है, तो ये मिजोरम को कहा जाता है लुढ़कते पहाड़ों की भूमि। और यह एक पर्यटन स्थल भी है जो अपने सदाबहार ढलान और घने बांस के जंगल के लिए भी जाना जाता है। कौन, मिजोरम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि इंडियन फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना, फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो हालांकि इसकी स्थापना की जाती है 1951 में। कहाँ पे, झारखंड के सिंदरी में किया जाता है 1951 में, लेकिन यह पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता है, और फिर क्या होता है 2002 में इसको बंद किया जाता है। कब, 2002 में इसको बंद कर दिया जाता है। क्या, 2002 में इसको
कह रहा है कि पहली सरकारी स्वामित्व वाली उर्वरक इकाई बनती है 1951 में, सिंदरी में बनती है, स्थापित की गई थी। उसके बाद कहा तो नांगल और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में इसकी इकाई स्थापित की जाती है। और FCIL यानी कि कह रहा है फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की जाती है? 1961 में की जाती है। कब? 1961 में भारत सरकार के द्वारा की गई सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक इकाइयों की यह उपक्रम को सबसे पहले शामिल किया गया था। कब इसका स्थापना होता है? तो देखते हैं 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में है। ठीक है। और ये क्या करता है? उर्वरक जितने फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है इसका ये देखरेख करता है। इसके मालिक कौन है? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, यानी केमिकल एंड, ये कह रहा है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। ठीक है। इसका स्थापना कब होता है? 1961 में इसकी स्थापना की जाती है। करा निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस की बात कर रहे हैं, यानी कि यदि ये मक्खी यदि आपको काट ले तो आप दिन भर सोए रहेंगे, आपको इस तरह से रोग लगा कि आपको काफी नींद आ रहा है। तो कौन सा है? तो ट्रिप्नोसोमा है। क्या है? ट्रिप्नोसोमा ब्रूसीगैम्ब्रियस। ये सब क्या है? तो ये मच्छी है, क्या है? मच्छर है, जिस कारण, सॉरी मक्खी है, मक्खी करा। इसका नाम क्या है? तो सेसे मक्खी है। सेसे मक्खी यानी निद्रा रोग सेसे मक्खी के काटने से होता है। सेसे मक्खी ट्रिप्नोसोमा बुसी गैम्बियंस या ट्रिप्नोसोमा बुसी रेडिएशंस परजीवी को अपने शरीर में ले जाती है और फिर इंसानों या जानवरों को काटती है, और इस तरह से परजीवी इंसानों या जानवरों के शरीर में प्रवेश करती है और वो जो उसको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। यह पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी में क्षेत्र में, और ये पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में, ये दोनों तो इस तरह से ये सेसे मक्खी वहाँ पाए जाते हैं। निद्रा रोग को अफ्रीकी ट्रिप्नोसोमियासिस कहा जाता है, और यह प्रोटोजोआ के कारण होने वाला संक्रमण है। किसके द्वारा? तो प्रोटोजोआ यानी पैरासाइट के कारण होने वाला संक्रमण है। संक्रमण के 4 से 24 दिनों के अंदर लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है। और यह किस पे हमला करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS पे हमला करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमला करता है, जिससे गंभीर तंत्रिका संबंधी विकार भी इसमें उत्पन्न हो सकते हैं, और अगर इलाज ना कराया जाए तो इसमें मृत्यु भी देखने को मिल जाती है। सेसे मक्खियां उप सहारा अफ्रीका के 36 देशों में पाई जाती है, और सेसे मक्खियां झाड़ियों में छिपती है और प्रजनन वहीं पे करती है, और ये मक्खियां आमतौर पर गेम पार्कों में पाई जाती है। और सेसे मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक या छिड़काव, सेसे निवास स्थान को नष्ट करना और वनस्पति में बदलाव किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। सेसे मक्खियों के द्वारा क्या फैलता है? तो ये फैलता है निद्रा रोग, यानी इसको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं ये क्या है? सेसे मक्खी है, और यही जब काटता है तो इस तरह से ह्यूमन के यदि पार्क में कोई खेल रहा है तो ये शरीर में ये काटता है, और ये ब्लड के माध्यम से ये फैलता है, और फिर क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है, और किसी भी जानवर को ये काट सकता है। वे जीव जो विभिन्न भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्राणी संभोजी हो जाएगा। प्राणी संभोजी यानी कि वैसे जीव जो भोजन को ठोस या द्रव में ग्रहण करता है, ठोस या द्रव में ग्रहण करता है, और उसका पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण शरीर के अंदर ही कर लेता है, उसे कहते हैं प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे कि इसमें होता है अमीबा, मेढक और मनुष्य जैसे जीव क्या इसमें प्राणी संपोषी या प्राणी संभोजी के नाम से इसमें जाना जाता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि मल्टीसेलुलर होते हैं, और इसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जैसे कि मानव का एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, तो मानव में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी क्या होता है तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल में पाया जाता है। ये भोजन के लिए पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है, और ये भोजन को आंतरिक गुहा में पचाता है, यानी कि अपने स्टमक में पचाता है, इंटेस्टाइन में पचाता है। पूरी तरह से जानते हैं कि भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? तो अंतिम रूप से जो पूरी तरह से पाचन होता है कहाँ पे? छोटी आंत में होता है। ये खाद्य भंडार को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित करता है, और इनका लैंगिक प्रजनन नर या मादा के मैथुन के द्वारा किया जाता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा किया जाता है इसका प्रजनन। प्राणी संपोषण के अलावा परजीवी पोषण भी एक पोषण का तरीका है। परजीवी पोषण में जीव अपने परपोषी या अन्य जीवित जीवों पर निर्भर होकर अपना भरण पोषण करते हैं, जैसे कि जोंक हो गया, एंटामीवा हो गया, और फीता कृमि जैसे जीव क्या होते हैं? ये पैरासाइट होते हैं। और यहीं पे बात करते हैं बैक्टीरिया और फंगी की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं? सड़े गले या फिर मरे हुए जानवर या आदमी का जैसे मांस या उस तरह से फेंका जाता है, डेड बॉडी फेंका जाता है, तो उसका ये तोड़ देता है, और उसमें क्या होता है? उसका ये मिट्टी में मिला करके क्या होता है? डिकम्पोज करता है, विघटन करता है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह किसको सक्रिय करता है? तो यह पर्णहरित यानी क्लोरोफिल को यह संग्रहित करता है, जिंक करता है। पादपों के लिए जिंक क्या है? एक जरूरी माइक्रो एलिमेंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, और यह कई इंजामों का अहम हिस्सा होता है, जो कई चप उपचय प्रतिक्रिया को चलाने में, मेटाबॉलिज्म को चलाने में ये मदद करता है।
जिंक की कमी से पौधों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्लोरोफिल का निर्माण किसमें क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि इसका जानते ही कि यदि जिंक प्लांट में कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्लोरोफिल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट में कमी देखने को मिलती है, जिस कारण से पौधा पे इफेक्ट पड़ता है और पौधा है जो मरना स्टार्ट हो जाता है। जिंक प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन अपचय के लिए भी जरूरी होता है, और जिंक की कमी से पुष्पन और फल विकास भी प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, फूल आना बंद हो जाता है और यह कम जाता है या फल का विकास धीमा पड़ जाता है। जिंक की कमी से पौधों का विकास, तनाव के प्रति सहनशीलता और क्लोरोफिल संश्लेषण भी इसमें कम हो जाता है। जिंक की कमी से हार्मोन उत्पादन कम होता है, जिससे इंटरनोड छोटा होता है और पत्तियों की वृद्धि भी रुक जाती है। जिंक उर्वरक से फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ती है। मिट्टी में जिंक की कमी को दूर करने के लिए मिट्टी में चूना या डोलामाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जानते हैं कि जिंक की कमी रहता है तो क्या होता है कि किसानों के द्वारा खेतों में जिंक का छिड़काव किया जाता है, जिस कारण से खेतों का उर्वरता है जो उसमें बढ़ जाए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पेशी तंतु के पेशी द्रव यानी सार्कोप्लाज्म में उपस्थित किस प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता पाई जाती है, तो कहां पे, तो ये मायोग्लोबिन हो जाएगा। क्या आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मायोग्लोबिन। पेशी तंतुओं के पेशी द्रव यानी कि सार्कोप्लाज्म में मौजूद मायोग्लोबिन प्रोटीन में ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है, और मायोग्लोबिन एक आयरन युक्त हिम प्रोटीन है। यह शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संग्रहित करने और वहां पहुंचाने का यह काम करता है। कौन, मायोग्लोबिन प्रोटीन। जानते हैं तो इसी से बना है क्या, हेमोग्लोबिन बना है, हेमोग्लोबिन जो खून के रंग को डिसाइड करता है। मायोग्लोबिन कंकाल और हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है, और मायोग्लोबिन लाल रंग का ऑक्सीजन संग्रहक वर्णक है, और लाल पेशी तंतुओं में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि श्वेत पेशी तंतुओं में यह कम होती है। मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिन से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या करता है, आकर्षित करता है। मायोग्लोबिन मांसपेशियों को सिकुड़ने और आराम करने में यह मदद करता है। मायोग्लोबिन नाइट्रिक एसिड को तोड़कर उसे नाइट्रेट में यह बदल देता है। सील और व्हेल जैसे गोताखार स्तनधारियों की मांसपेशियों में अन्य जानवरों की तुलना में ज्यादा मायोग्लोबिन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे कि आपको पाचन करना या इस तरह से पसीना आना, श्वसन दर को नियंत्रित करना, हृदय की गति को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। तो जानते हैं कि क्या होता है शरीर में, हाइपोथैलेमस होता है। क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करता क्या है, तो शरीर के अंदर का टेम्परेचर को या फिर उस तरह से सेक्सुअल बिहेवियर, यौन का जो एक्टिविटी शरीर में उत्पन्न होता है उसको ये कंट्रोल करने का प्रयास कौन करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, वजन को नियंत्रित, और 2 बार बीपीएससी पीटी में लगातार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। वजन को नियंत्रित करना, द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करना, पेशाब और शौच को नियंत्रित करना, यौन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना, ये सब सारे अंतर किसके आते हैं, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रित करता है। और इसका कह रहा है आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन की बात की जा रही है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और कह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र परिधारीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। एक यह हृदय की मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां और बहिस्रावी और अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में सहानुभूति और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र नाम के 2 विभाग होते हैं। ये दोनों विभाग आमतौर पर एक दूसरे के कंट्राडिक्शन रूप में कार्य करते हैं, और लेकिन यह विरोध बेहतर तरीके से पूरक होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए कई तरह के रसायन और संकेतों का भी इस्तेमाल करता है, यानी कि शरीर में टेम्परेचर को यह रेगुलेट करता है, होम्योस्टेटिक बनाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायप्लॉइड की बात करते हैं, यह भ्रूण व्यापक होता है किसमें, तो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में। तो जानते हैं कि सभी लैंगिक जीवन जिसमें होता है क्या, तो इसमें जानते हैं कि मानव में क्या होता है, जैसे महिला में XX और पुरुष में XY, ये दोनों मिलते हैं। इसका स्पर्म और महिला का ओवा और पुरुष का स्पर्म दोनों मिलता है, तो क्या होता है, ये जायगोट, ये क्या होता है, फर्टिलाइज करता है। तो फिर उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट बन के क्या होता है, जायगोट बनता है यानी युग्मनक बनता है। क्या बनता है, युग्मनक बनता है। और ये क्या होता है, जायगोट बनता है, उसके बाद क्या होता है, या XX या XY। ठीक है, ये दोनों बच्चा ये इस तरह से मेल या फीमेल पैदा होता है। तो कह रहा है कि सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव में डायप्लॉइड भ्रूण व्यापक होते हैं, यानी कि कह रहा है कि क्या, द्विगुणित भ्रूण का होना आम बात है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में द्विगुणित युग्मनज समसूत्री विभाजन के बाद यह द्विगुणित जीव में बदल जाता है।
इसमें दो विवृत लिंग वाले जनक भाग लेते हैं, जैसे देख सकते हैं XX और XY भाग लेते हैं, और नर और मादा युग्मक के लिए मिलने से ये क्या बनता है, जायगोट बनता है, यानी कि युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज से नए जीव का जन्म होता है। ठीक है, ये क्या है, युग्मनज है। और लैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतान में दोनों माता पिता के मिश्रित उसमें क्या होता है, विशेषता पाया जाता है। ठीक है, इससे आबादी में विविधता भी आती है, और मनुष्य और पुष्पीय पौधे लैंगिक जनन के उदाहरण है। अलैंगिक जनन में एकल जनक भाग लेता है, और अलैंगिक जनन से पैदा होने वाली संतान आनुवांशिक रूप से एक माता पिता के ही समान होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, करा निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड माना जाता है, न्यूक्लिक एसिड को। करा सेल में न्यूक्लिक एसिड को अचल संपत्ति माना जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और यह अन्य अणुओं की तरह स्वतंत्र रूप से घूमते नहीं है। न्यूक्लिक एसिड की खोज कब की गई थी, तो फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। न्यूक्लिक एसिड की खोज सन 1868 में किया गया था, और फ्रेडरिक मिशर को कहा जाता है फादर ऑफ डीएनए। फादर ऑफ डीएनए किसको कहा जाता है, फ्रेडरिक मिशर को। और आपसे ये पूछ दे कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसको खोज किसने किया था, तो इसका क्वेश्चन बीपीएससी ने भी पूछा है, तो इसका आंसर वाटसन एंड क्रिक हो जाएगा। क्या, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने किया था, और कब किया था ये भी ध्यान रखना है, 1869 में किया था, 1869 में किया था। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस तरह से न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ तक तीनों समान पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक देख सकते हैं समान पाए जाते हैं, जबकि डीएनए में थाइमिन पाए जाते हैं, और इसमें यूरासिल पाए जाते हैं, आरएनए में यूरासिल पाए जाते हैं। इसका डिफरेंस पूछ सकता है। और ये एटीजीसी देख सकते हैं क्या, तो एटीजीसी के रूप में ये कार्य करता है। एटी यानी कि एडेनिल थाइमिन, ठीक है, और ग्वानिन साइटोसिन के रूप में ये काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है सबसे बड़ा श्वेत रोधिराणु क्या है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सा है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जानते हैं कि इसका जो लाइफ स्पान होता है कितना होता है, 12 से 20 दिन होता है। क्या, 12 से 20 दिन होता है, जबकि आरबीसी का कितना होता है, आरबीसी का होता है 120 दिन। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन होता है क्या करता है, रोगों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है, यानी कि इसका एक काम क्या है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना। इसका कह रहा है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोसाइट हो जाएगा। देखिए मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूट्रोफाइल्स, यूसिनोफाइल्स, वैसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब क्या है, ये डब्ल्यूबीसी के 5 प्रमुख प्रकार है, जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली का ये हिस्सा करता है, ये योगदान करता है। इसमें मोनोसाइट्स क्या है, मोनोसाइट्स का जीवन काल कई श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना में अधिक लंबा होता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया को तोड़ने में मदद करता है, और ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करके संक्रमण से भी ये बचाता है। और बात करें थ्रोम्बोसाइट्स क्या है, तो ये क्या है, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होता है यानी कि ये खून को गाढ़ा करने में इसका मुख्य भूमिका होता है, और यही प्लेटलेट्स जब गिरता रहता है तो जब क्या होता है कि शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली भी खराब होते चला जाता है, जिस कारण से कभी कभी डेंगू के केस में होता है, डेंगू वायरस के कारण, और ये प्लेटलेट्स उसी में ये काउंट इसका डाउन होता है। और एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो ये किसका है, तो आरबीसी का है। ये आरबीसी को कहते हैं क्या, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, और लिम्फोसाइट्स सब क्या है, इसका प्रकार है। ठीक है, कह रहा है सबसे सामान्य प्रकार का डब्ल्यूबीसी कौन होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, जो संक्रमण के प्रति सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है, और ये बैक्टीरिया और कवक को मारता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, तो संक्रमण के सबसे पहले प्रतिक्रिया करता है न्यूट्रोफिल्स। इसको आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। युग्मक जनन में असफल अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न हो सकता है, तो इसमें जानते हैं कि उस तरह से जब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, कभी कभी जैसे कि एक सेक्स है और एक वाई है, ठीक है, माता पिता से जब मिला तो कभी क्या होता है, एक सेक्स की जगह एक सेक्स ट्रिपल एक्स हो जाएगा, या फिर एक सेक्स बाई एक्स हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स बाई एक्स एक्स ट्रिपल एक्स, या एक्स बाई बाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी कि जो 46 क्रोमोजोम होता है, यानी जो 23 पेयर में क्या होता है, इंटू 2, यानी 46 क्रोमोजोम्स
मानव में होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इसी में 46 में +1 हो जाएगा या फिर -1 इस तरह से, या इस तरह से हो जाता है, जिस कारण से क्या होगा, ये इसका डुप्लीकेशन हो जाता है, जिस कारण से कई सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के देखते होंगे कि भी इसका होंठ इस तरह से कटा रहता है या फिर उस तरह से बंद बुद्धि का होता है, उसमें बहुत सारे इसका प्रकार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कह रहा है कि मनुष्यों में गुणसूत्र संबंधी विकार होता है। गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में असमानता, यानी कि इसमें नॉर्मलिटी अबनॉर्मलिटी होता है, जिसके कारण से ऐसा होता है। और असमानता का सबसे आम प्रकार क्या है, एनेप्लॉइडी है, जो तब होता है जब कोई गुणसूत्र गायब हो जाता है या इसके अलावा हो जाता है, यानी कि कभी +1 हो जाता है या फिर -1 हो जाता है। और इसमें कई उदाहरण है, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी 21 इसके कहा जाता है, ट्राइसोमी 21, ठीक है। और यह जीवित शिशुओं में सबसे आम गुणसूत्र संबंधी विकार है। इससे मानसिक विकलांगता, सीखने में कठिनाई और चेहरे पर असमान उपस्थिति इसमें उत्पन्न हो जाती है, किसमें, डाउन सिंड्रोम में। और हथेदार बर्तन सहलक्षण, एक महिला केवल एक एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होती है, यानी कि सिर्फ इसमें क्या रहेगा, एक्स रहेगा, एक्स रहेगा, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, पुरुष एक अतिरिक्त एक्स, इसमें कह रहा है पुरुष क्या, तो ऐसे XY होता है, लेकिन इसमें और एक एक्स इसमें शामिल हो जाता है पुरुष का। इसमें जानते हैं कि उस तरह से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जब XY यानी कुछ महिला का भी इसमें गुण पुरुष में देखने को मिल जाता है, जिस कारण से आप देखते हैं कि वो उस तरह से असमान स्थिति इसमें महिला पुरुष के शरीर में देखने को कभी कभी मिलता है। कीडू चैट इसे 5p- सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, 5 इसमें माइनस हो जाता है और यह गुणसूत्र 5 की छोटी भुजा के आंशिक विलोपन के कारण होता है। वुल्फ हिस हॉर्न सिंड्रोम, इसे डिलीशन 4p सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। जैक वसंत सिंड्रोम, इसमें 11 क्यू विलोपन। इस तरह से मूल रूप से आपको याद रखना है क्या, क्लाइनफेल्टर, कीडू-चैट और डाउन सिंड्रोम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुणसूत्र संबंधी असमानताएं माता पिता से विरासत में मिल सकती है। हो सकता है कि आपके माता पिता या किसी के उस समय हो तो उसका भी गुण उसमें पाया जा सकता है। यह व्यक्ति के लिए नया भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि उसमें जब डीएनए का सीक्वेंस मिलता है दोनों का, माता और पिता का, तब क्या होता है, इरेगुलरिटी होता है, अबनॉर्मलिटी होता है और डीएनए में कुछ गड़बड़ी भी देखने को मिल सकती है, जिस कारण से उसको बोलते हैं म्यूटेशन ऑफ डीएनए, जिसकी खोज किसने किया था, म्यूटेशन ऑफ डीएनए की खोज किसने किया था, इसका खोज किया था किसने, ये हुगो डू ब्रिज ने, क्या, हुगो डी ब्रिज ने इसका खोज किया था, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ऑप्शन बी और सी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा और डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है, यानी कि फ्री नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टेट किण्वन, यानी कि कह रहा है कि लैक्टिक एसिड किण्वन प्रक्रिया, यानी कि फर्टिलाइजेशन, इस तरह से फर्मेंटेशन प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है और यह एक आवासवीय किण्वन प्रक्रिया होती है, जो कुछ जंतुओं, कोशिकाओं और जीवाणुओं में ये देखने को मिलती है। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, ये दो प्रक्रियाएं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ी हुई है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है, मेंटेन रहता है। जानते हैं कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या है, 28% क्या है, नाइट्रोजन है और 20.95% ऑक्सीजन है और 0.04% क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। और क्या, 0.93 क्या है, तीसरा नंबर पे कौन है, आर्गन है। श्वसन क्या प्रक्रिया है जिसके जरिए जीव भोजन से ऊर्जा निकालते हैं और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसों के साथ यह बाहर निकलती है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम श्वसन तंत्र करता है। श्वसन तंत्र में फेफड़ा, वायुमार्ग, डायफ्राम, वॉइस बॉक्स, गला, नाक और मुंह इसमें शामिल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है, कार्बन प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन, इसमें दोनों मिलता है तो इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यानी CO2 बनता है, ठीक है। जब CO2 बना या और भी अन्य अभिक्रिया हो गया तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और देख सकते हैं इसमें क्या है, तो CO2, यानी इधर भी कार्बन एक है और इधर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2, यानी कि बैलेंस रिएक्शन है। यदि बैलेंस रिएक्शन नहीं रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, अस्केलेटन रिएक्शन बोलते हैं, क्या, अस्केलेटन। और फिर अगर बैलेंस होगा तो ये अभी क्या है, वर्तमान में क्या है ये, तो ये क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, यानी संतुलित अभिक्रिया है।
करा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा, अभिकारक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या करते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थों के बारे में जानते हैं कि इसके बाद जो बनने वाले पदार्थ क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। और अभिक्रिया में मौजूद परमाणु ही उत्पाद में इसमें शामिल होते हैं, C+O2 जैसे। और रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया परमाणु नहीं बनता है और नहीं कोई परमाणु इसमें नष्ट होता है, जैसे C+O2 मिलकर के ही C और CO2 बन गया। ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में आमतौर पर रासायनिक परिवर्तन होता है। किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में क्या? रासायनिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के गुण आमतौर पर अभिकारकों से यह अलग होता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? यानी कि प्लांट को सुखाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हार्मोन है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई ग्रोथ प्रमोट करता है तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? ग्रोथ को नीचे डाउन करता है, यानी कि उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। और ग्रोथ प्रोमोटर क्या होता है? इसको पेड़ की वृद्धि को आगे बढ़ाता है, या फल को जो पकाने के लिए आगे फिर ये प्रमोट करता है। ठीक है। और इसमें ग्रोथ इनहिबिटर एंड प्रोमोटर कौन कौन से होते हैं? तो देख सकते हैं कि इसमें इथिलीन क्या होता है? इथिलीन एक हार्मोन है जो प्लांट में नेचुरली रूप से पाया जाता है, जो पौधे में क्या होता है? फल को ही नेचुरली रूप से ये पकाता है। लेकिन ये क्या होता है? जैसे कार्बाइड हो गया, कार्बाइड क्या होता है? या एथिलीन ये हो गया। ठीक है। तो एथिलीन हो गया जो नेचुरली रूप से पकाए, और जो कार्बाइड है जो बाहर रूप से, बाहर जैसे कच्चा फल तोड़ लिए उसको बाहर कार्बाइड के द्वारा पकाया जाता है। इसमें ये ग्रोथ इनहिबिटर और प्रोमोटर दोनों का यह एग्जाम्पल है। और ग्रोथ इनहिबिटर का एग्जाम्पल क्या है? एब्सिसिक एसिड, जिसे ABA बोलते हैं। ठीक है। और ग्रोथ प्रोमोटर में ऑक्सिन हो गया, जिबेरलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन्स हो गया, ये सब सारे क्या है? ये प्लांट हार्मोन है। आपसे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसमें बारी बारी से क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, विभिन्न एग्जामों में ऐसे पलट के आगे पीछे करके एक साल आगे पीछे करके पूछा ही जाता है। जैसे कि BPSC ये दरोगा एग्जाम में ही पूछा गया किसके बारे में? साइटोकाइनिन के बारे में, कि साइटोकाइनिन किसका हार्मोन है? मेल का है, फीमेल का है, या प्लांट्स का है? तो आपको ध्यान रखना है किसका है? तो प्लांट्स का हार्मोन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, कि सूखा सहिष्णुता से जुड़ा हार्मोन क्या है? एब्सिसिक एसिड है, जिसे ABA भी बोलते हैं। इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। यह पौधे में कई शारीरिक प्रक्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है, जैसे पानी, सूखा, ठंड, प्रकाश और तापमान जैसी तनाव स्थिति में यह कंट्रोल करता है। इसमें मात्रा ABA की बढ़ जाती है। सूखे के तनाव में रूट कैप और मुरझाए पत्तों में ABA का चैप संश्लेषण और इसमें संचय होता है, जिस कारण से पत्तियां क्या होता है? मुरझा जाता है। यह संबंधित प्रतिलेखन कारकों को सक्रिय करता है और सूखे से जुड़े जीनों की अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। पौधों में तनाव की स्थिति के खिलाफ कई तरह की प्रतिक्रिया भी पैदा करता है। ठीक है। सूखे के दौरान यह रंध्रों को बंद कर देता है और बीज को क्या कर देता है? निष्क्रिय बना देता है, जिस कारण से बीज आगे नहीं बढ़ पाता है। और अनुकूल परिस्थितियों में यह बीज के अंकुरन को भी यह सुनिश्चित करता है कि कब यह बीज आगे बढ़ेगा या फिर उसको रोक लेना है। ठीक है। इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सोप स्टोन यानी जिसे टाल्क कहा जाता है, ये मुख्यतः किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। मैग्नीशियम सिलिकेट का बना होता है। मैग्नीशियम सिलिकेट किसका? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन का एक यौगिक होता है। और यह सिलिकिक एसिड का मैग्नीशियम नमक है, जिसमें पानी की अनिर्दिष्ट मात्रा होती है। आणविक सूत्र को अधिक स्पष्ट रूप से क्या कहा जाता है? MgSiO3 XH2O के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। उससे कहा जाता है क्या? तो टेल के रूप में इसको जाना जाता है। और यह किसका उद्योग किया जाता है? कॉस्मेटिक उद्योग, खाद्य उद्योग और दवा उद्योग भी इसका उपयोग है जो देखने को मिलता है। ठीक है। मैग्नीशियम सिलिकेट को एंटी केकिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बारबरा मैकिलटॉक के द्वारा किया गया। बारबरा मैकिलटॉक के द्वारा किया गया, जो अमेरिकी आनुवांशिकी विद था। कौन? बारबरा मैकिलटॉक ने जंपिंग जीन का सिद्धांत दिया था। इसको ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है क्या? ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की खोज किया। मैकिलटॉक ने मक्के में वंशानुक्रम का अध्ययन किया और पाया कि कुछ जीन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चले जाते हैं। और उन्होंने इस खोज से साबित किया कि गुणसूत्रों के स्थिर जीन है जो गुणसूत्रों के स्थिर घटक नहीं होते, यानी कि एक दूसरे से आगे पीछे होते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह स्थिर नहीं, ये क्या होते हैं? ट्रांसफर होते रहते हैं। और ग्रेगरी मंडल की बात करते हैं तो इसमें मटर के पौधों में है जो जिनका खोज किया था कि किस तरह से उसमें इसका मटर किस तरह का मटर बौना होता है, कभी लंबा होता है, इस तरह से उसमें है जो रिसर्च किया था। मैकिलटॉक ने 1931 में, यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा इसमें रिसर्च के बारे में बताया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। और वाटसन एंड क्रिक ने जानते हैं कि डबल हेलिक्स DNA का स्ट्रक्चर का खोज किया था तब 1869 में। सार्वत्रिक गुरुत्वीय सिद्धांत का कराए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। यूनिवर्सल
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज प्रपोज्ड बाय सर आइजक न्यूटन इन ईयर 1686 और इसे कहा गया क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मान क्या होता है, इसको जी से डिनोट किया जाता है। इसका मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इसका ये भी ध्यान रखना है कि कितना फार्मूला ये वैल्यू होता है कैपिटल जी का। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जबकि स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट एम कैपिटल एम और स्मॉल एम दो बॉडी है। ठीक है, इसमें कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any object in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance। r क्या है, तो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे देख सकते हैं जी एम एम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एफ का फॉर्मूला। और इफ टू बॉडीज ए एंड बी विथ मास एम एंड स्मॉल एम वेयर आर विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ बराबर जी एम एम इंटू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को कह रहा है क्या, यूनिट क्या होता है जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है m-1 L3 और t-2 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे मिलान कर सकते हैं, क्या है यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे सही सही दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि पायरेक्स कांच की अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में क्या मिलाया जाता है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, इसको ध्यान रखना है। इसको मिलाया जाता है, इसमें बोरेक्स मिलाया जाता है। क्या, बोरेक्स मिलाया जाता है। और बोरेक्स का आपका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसका फार्मूला क्या होता है Na2B4O7 10H2O होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसको सुहागा भी बोला जाता है। क्या, सुहागा का केमिकल नेम बोला जाता है, सुहागा का कैपिटल नेम क्या, बोरेक्स बोला जाता है। ठीक है, पायरेक्स कांच को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, बोरेक्स को मिलाया जाता है। और बोरेक्स का इस्तेमाल बोरोसिलिकेट यानी पायरेक्स कांच बनाने में किया जाता है। पायरेक्स कांच में सिलिका की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है। सिलिका की मात्रा क्या होती है, इसमें कम देखने को मिलती है। और इसकी जगह बोरोन ऑक्साइड मिलाया जाता है। क्या, तो इसकी जगह बोरोन ऑक्साइड को मिलाया जाता है। बोरोन ऑक्साइड गर्म होने पर बहुत कम फैलता है, इसलिए पायरेक्स कांच ज़्यादा गर्म होने पर भी नहीं टूटता है। और पायरेक्स कांच को बोरोसिलिकेट कांच भी कहा जाता है, बोरोसिलिकेट कांच को भी कहा जाता है। कांच को मजबूत बनाने के लिए एनीलिंग प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कांच को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, तो एनीलिंग प्रक्रिया इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कांच को एक खास तापमान पर गर्म कर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और इस प्रक्रिया से कांच में बनने वाला आंतरिक तनाव कम होता है, यानी कि इंटरनल जो टेंशन होता है उसमें कम होता है, और यह कांच ज़्यादा टिकाऊ भी बनता है। और आप जानते हैं कि कांच में जो पॉलिश किया जाता है, कांच को काटा जाता है, किसके द्वारा काटा जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा, यानी HF के द्वारा। ये कई बार 64 दरोगा मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा कांच को काटा जाता है। ठीक है, इसमें कांच का मुख्य घटक क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 होता है, जिसको बोलते हैं। इसका फार्मूला इसका क्या होता है, क्वार्ट्ज का भी फार्मूला होता है, क्वार्ट्ज का। जो आप घड़ी लगाते हैं उसमें भी क्वार्ट्ज इस्तेमाल किया जाता है। क्वार्ट्ज, इसका फार्मूला क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। और कांच बनने में सिलिका रेत का इस्तेमाल किया जाता है। कांच के रंग को बदलने के लिए भी अलग अलग पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कांच को कभी पीला बनाया गया, फेरिक सॉल्ट, हरा बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कांच को पीला बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फेरिक सॉल्ट का। और हरा बनाने के लिए किसका, तो सोडियम क्रोमेट। नारंगी लाल बनाने के लिए कैसा, सिलेनियम ऑक्साइड। और रूबी लाल बनाने के लिए गोल्ड क्लोराइड या कैसियस बैगनी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है, आपको यह ध्यान रखना है, कहीं भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। यानी आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि DRDO की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1958 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। कहाँ, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और इसके जो अभी वर्तमान में चेयरपर्सन है, कौन है, समीर वी कामत है। कौन, समीर वी कामत। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और कह रहा है कि इसके द्वारा अभी विकसित किया गया है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। और ये BPSC PT में 67वीं PT में ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद कि किसके द्वारा, ये क्या है कि कह रहा है कि मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम हाल ही में लॉन्च किया गया DRDO के द्वारा। उसमें इसका नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था, पिनाका था। क्या, पिनाका था। और उसमें रुद्रम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या पिनाका हो जाएगा। आपको ये भी एक और भी फैक्ट याद रखना है, इंटीग्रेटेड
गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के द्वारा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के द्वारा क्या किया गया था, ये 5 तरह से, इसमें पटना आपको ध्यान रखना है, पटना 5 तरह की इसका मिसाइल इसमें डेवलप किया गया था। और इसको जो इसका खोज किया गया था, इसके सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन कराया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब्दुल कलाम ने इसको है जो इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम, इसको ध्यान रखना है किसके द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। और इसमें याद रखना है इसमें क्या क्या है, तो पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, आकाश, यहाँ पे त्रिशूल, और क्या है तो यहाँ पे नाग, और फिर क्या है, नाग हो गया, और क्या है तो यहाँ पे अग्नि हो गया। इस तरह से 5 मिसाइल का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम में इसको बनाया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा शामिल है, इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में, कि इसको आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया गया, डीआरडीओ का मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया। और पिनाका को किस पे लादा गया है, इस पे लगाया गया है, टाटा ट्रैक पे लगाया गया है, ताकि इसकी गतिशीलता है जो बेहतर है। इसकी आपको रेंज याद रखना है, किसका रेंज क्या है तो 40 किलोमीटर, लेकिन अब इसका जो नवीनतम संस्करण आ रहा है उसमें 70 से 80 किलोमीटर तक की इसकी रेंज को और भी बढ़ाया गया है। ठीक है, पिनाका 44 सेकंड में 12 उच्च विस्फोटक रॉकेट भी दाग सकता है। और पिनाका ने कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था उसमें पाकिस्तानी ठिकानों को बेअसर करने में भी अहम भूमिका ये निभाई थी। और पिनाका रॉकेट निर्यात बाजारों में भी काफ़ी सफल रहा। आर्मेनिया ने पिनाका रॉकेट के लिए भारत से ऑर्डर दिया है, ये ध्यान रखना है आर्मेनिया का नाम। जैसे कि आप जानते हैं कि फिलीपींस ने हाल ही में, किसने, फिलीपींस ने क्या किया है, ब्रह्मोस मिसाइल, भारत से पहला ब्रह्मोस मिसाइल का खेप लिया है, कौन, फिलीपींस लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया गया था, तो इसको कब अपनाया गया था, 2006 में अपनाया गया था। कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को जून 2006 के अंत में अपनाया था, और इस प्रणाली को यूनेस्को के नेतृत्व में अपनाया गया था, शुरू किया गया था। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब होती है, 2007 में स्थापना होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना साल 2004 में आई सुनामी के बाद में की गई थी। जानते हैं कि उस समय हिंद महासागर में सुनामी आती है 2004 में, उसमें अंडमान निकोबार, श्रीलंका, इस तरह से हिंद महासागर के काफ़ी भूभाग को ये प्रभावित किया था। इस प्रणाली के जरिए तटीय इलाकों में सुनामी और तूफान की लहरों से जुड़ी चेतावनी दी जाती है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम इसमें जारी किया जाता है तूफान आने से पहले। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ पे है, तो ये जानते हैं कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा की बात करते हैं। यदि कहते हैं कि नवीन जलोढ़ मृदा की तो बात करते हैं, तो कहाँ पे रहेगा, ये गंगा के आसपास के जो जितना क्षेत्र है वो वहाँ पे नवीन मृदा होती है। क्या, तो नवीन मृदा होती है, क्योंकि वो उसके द्वारा जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये जलोढ़ मृदा क्या है, तो भारत में लगभग कितना है, तो भारत में लगभग 40% पूरे क्या है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है पूरी 40% के आसपास। और ये पुरानी जलोढ़ मृदा क्या होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल क्या होती है, तो ये पहले से जो वैसे भूभाग होते हैं जो पहले से जमीन है, लेकिन बाद में क्या हो, नदियों के द्वारा उसको लाया जाता है, सेडिमेंट्स उसके बहाए जाते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, गंगा या आसपास के नदियों के आसपास, जैसे ये नदी आया इसके आसपास के क्षेत्रों में इसको फैला दिया जाता है, जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पे वो एक उपजाऊ भूमि बनती है, जिसे कहते हैं खादर भूमि बोलते हैं, इसके खादर भूमि बोलते हैं, या फिर इसे नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, इसको भांगर कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये नदियों के किनारे के पुराने जलोढ़ को कहते हैं। यह मैदान की ऊंची सतह पर पाई जाती है, और भारत में भांगर में क्या होता है, कंकड़ और रेत भी इसमें शामिल होता है। यह बाढ़ के मैदान से ऊंची छतों का निर्माण करता है, यानी कि डैम का भी निर्माण करता है। भांगड़ में गैंडे, दरियाई घोड़े, हाथी जैसे जानवर के जीवाश्म में पाए जाते हैं, यानी कि उस समय के बहुत सारे वैसे जानवर उसमें नदियों में दबे पाए जाते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा के विस्तार के बारे में राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और असम है। यहाँ तक देख सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो काली मिट्टी पाया जाता है, जो कपास के लिए काफ़ी उत्पादक होता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी से जुड़े कुछ खास बातें होती है कि जैसे जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे पुरानी है और महत्वपूर्ण मिट्टी है, और यह देश की कुल भूमि सतह का करीब क्या है, तो 45.6% हिस्सा कवर करती है। आपको ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है क्या, तो लगभग इसमें आपसे क्वेश्चन जैसे अभी बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया, तो इसमें टोटल भूमि का कितना, तो लगभग 40% हिस्सा के आसपास होता है, यानी कि लगभग 45% हो सकता है, 46% हो सकता है। ठीक है,
जलोढ़ मृदा मिट्टी में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी फसल भी उगाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी हल्के भूरे से लेकर चारकोल ग्रे रंग का ये होता है। और जलोढ़ मिट्टी भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जमा गाद से बनी होती है, यानी कि उस तरह से हिमालयी नदियों के द्वारा उसमें सेडिमेंट्स को आगे बढ़ा करके लाया जाता है और ये नदियों के द्वारा भूभाग पे फैलाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जुड़वा घाटा की बात करते हैं कि जुड़वा घाटा मतलब डबल डेफिसिट की बात की जाती है, तो इसकी क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। और चालू खाता घाटा, दोहरा घाटा, इसे दुगना घाटा भी बोलते हैं। जब किसी देश में क्या होता है कि चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों में घाटा देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था जितना निर्यात कर रही है, यानी कि किसी दूसरा देश को भेज रही है, सामान भेज रही है, और उससे अधिक आयात कर रही है, यानी कि एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, यानी कि जितना एक्सपोर्ट कर रही है वो क्या हो रहा है? ये ज़्यादा हो जा रहा है। एक्सपोर्ट क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। किससे? इम्पोर्ट से। यानी क्या हो रहा है कि हम जितना वो किसी दूसरे देश से मंगा नहीं रहे हैं, उतना हम जैसे जितना हम दूसरा देशों से क्या हो रहा है कि जितना भेज नहीं रही है उससे ज़्यादा हम यहाँ पे मंगा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि और देश की सरकार जितना पैसा पैदा कर रही है उससे कहीं अधिक पैसा भी खर्च कर रही है। यानी दोनों तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है कि जितना सरकार का रेवेन्यू इनकम नहीं आ रहा है उसके ज़्यादा वो खर्च कर दे रही है। तो राजकोषीय घाटा, इसे फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच में होता है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल क्या, तो ये कुल प्राप्तियों यानी टोटल रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, और टोटल एक्सपेंडिचर, उसी के बीच की प्राप्ति का अंतर होता है। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू माइनस क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और यदि ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा तो उसी में आपका ये दिखने को मिलेगा कि राजकोषीय घाटा बढ़ा है या घटा है। तकनीकी परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि राजकोषीय घाटा इक्वल टू क्या होता है? बजटीय घाटा प्लस सरकार की उधारी और अन्य देनदारी। इसमें बजटीय घाटा भी देखा जाता है, बजट डेफिसिट, और सरकार की उधारी या अन्य देनदारी, यानी सरकार किसी से उधार लेती है किसी दूसरे देश से, या फिर सरकार की अन्य देनदारी भी होती है, उसको क्या इंटरेस्ट भी देना होता है। चालू खाता घाटा में क्या होता है कि चालू खाता देश में और बाहर माल, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को यह मापता है। चालू खाते में घाटा में होता है क्या है कि यदि आयातित वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किए गए मूल्य से अधिक होता है, यानी कि इसमें इंपोर्ट क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, किससे? एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है, तब इसमें क्या होता है? ये चालू खाता घाटा हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा यह जारी की जाती है, तैयार किया जाता है? तो इसके द्वारा आर्थिक कार्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा यह किया जाता है। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, कर आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किसके द्वारा? आर्थिक मामलों के विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग के द्वारा यह जारी की जाती है। और ये रिपोर्ट भारत सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज है, और इसे हर साल केंद्रीय बजट से पहले क्या संसद में इसको पेश किया जाता है। और आर्थिक, ये ध्यान रखना है कि इसे हर साल क्या, तो केंद्रीय बजट से पहले संसद में इसको पेश किया जाता है, एक दिन पहले या 2 दिन पहले इसको पेश किया जाता है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। इसमें क्या होता है, आपको ये बताना है कि आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट होता क्या है कि पिछले 12 महीना में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है। किस तरह से हमारी इकोनॉमी आगे किस तरह से काम की है पिछले एक साल में। जैसे कि बजट और यहाँ पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे में फर्क क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि बजट क्या होता है, अगले आने वाले 12 महीनों में, अगले आने वाले हमारे एक वर्ष में क्या किस तरह से खर्च करनी है, इसको सरकार का ये ब्यौरा देना होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट ये आर्थिक कार्य विभाग जारी करता है, और इसमें यह बताता है कि सरकार ने पिछले एक साल में कितना खर्च किया और किस तरह से खर्च किया, इसके बारे में ये बताता है। ठीक है, इसमें प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का भी सार प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही सरकार के नीतिगत पहलों और अल्प अवधि से मध्य अवधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला जाता है। और ये भी इसमें सरकार के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये सर्वे रिपोर्ट होती है, क्योंकि सरकार ये देखती है कि कहां पे है ये हमने खर्च कम किया है, कहां पे खर्च ज्यादा किया और कहां पे इसको कटौती की जानी चाहिए। और ये विरोधियों के लिए भी, जो विरोधी पार्टी है उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में यह बात शामिल होती है कि देश के प्रमुख आर्थिक संकेतक जैसे कि जीडीपी, वृद्धि, मुद्रास्फीति वगैरह का विश्लेषण इसमें किया जाता है, यानी कि जीडीपी का किस तरह से वृद्धि किया गया, जीडीपी में किस तरह से इन्फ्लेशन का रेट ऊपर हुआ या इसमें घटा। ठीक है, इसको भी दिखाया जाता है। जीडीपी होता क्या है, तो जीडीपी ऑल द फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि किसी एक वित्तीय वर्ष में, किसी एक क्षेत्र में, यानी किसी एक साल में, पिछले एक साल में किसी भी
पूरे भारतीय लोगों के द्वारा, यानी उस तरह के वहाँ के रहने वाले निवासियों के द्वारा उसके फाइनल प्रोडक्ट का जितना प्रोडक्शन किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कह रहा मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को कहते हैं, यानी कि महंगाई बढ़ जाना, उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, सरकार के व्यय पर विस्तार से नजर डाली गई है, इसमें सरकार किस तरह से खर्च करती है उसमें ये बताता है, और देश के राजकोषीय घाटे के बारे में भी बताता है। बाहरी क्षेत्र और रोजगार प्रवृत्ति मोर्चों पर भी विकास को भी प्रकट करता है, यानी किस तरह से हमारा एम्प्लॉयमेंट पे काम किया गया है, किस तरह से कितना रोजगार प्रदान किया गया है, ये सभी ये है जो रिपोर्ट में देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 यानी नेशनल सीड पॉलिसी किसकी अनुशंसा पे लागू की गई थी, तो एमजी राव के अनुशंसा पे की गई थी। एम एस स्वामीनाथन के बारे में जानते हैं कि इन्हें क्या, तो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है। वर्ल्ड फूड प्राइज कब दिया जाता है, 1987 में दिया जाता है, और किसके लिए दिया जाता है, तो 1966-67 में। क्या होता है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं पूरे भारत में, और ये मैक्सिको के जिस तरह से वहाँ के चावल का, गेहूं का उस तरह का वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, वहीं से उस तरह से ब्रीड लाते हैं और हाई यील्डिंग ब्रीड्स और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है इंडिया में 1966-67 में, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। जबकि जॉन बॉर्लो को क्या कहा जाता है, ये फादर ऑफ वर्ल्ड रेवोल्यूशन, सॉरी यहाँ पे कहा जाता है फादर ऑफ, जॉन बॉर्लो को क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूरे विश्व में कृषि उत्पादन का, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन का ये जनक कहा जाता है पूरे विश्व में, जॉन बॉर्लोग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कल पहली राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में घोषित की गई थी, और इसके अलावा कृषि और किसान कल्याण विभाग ने साल 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति भी घोषित की थी। तो नेशनल फार्मर पॉलिसी भी याद रखना है, कब आया था, 2007 में आता है। इस नीति के बारे में बताया गया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित करने के लिए साल 2007-08 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब होती है, 2007-08 में शुरुआत होती है, और इसका मकसद क्या होता है, कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र में सालाना 4% की कम से कम वृद्धि हासिल करनी ही है। राष्ट्रीय बीज नीति 2002 को साल 2002 में लागू किया गया, और इसके प्रमुख उद्देश्य रहे कि बीज उद्योग के लिए उपलब्ध अवसरों का इस्तेमाल करने के लिए सही जलवायु का भी प्रावधान करना। क्या होता है, कहीं कहीं पे बहुत सारा अभी जैसे डिजास्टर रेजिलिएंट सीड्स, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे पानी ज़्यादा से मात्रा में उपलब्ध होती है, वैसा बीज का निर्माण करना है कि वो पानी को ज़्यादा सहन कर सके और अपना पैदावार आगे बढ़ा सके, या फिर वैसा क्षेत्र जहाँ पे क्लाइमेट उस तरह से है जहाँ पे जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, जहाँ वो ज़्यादा धूप को सहन नहीं कर पा रही है, लेकिन उसमें क्या कुछ दूसरे पौधे के बीजों को है जो दोनों को मिला करके उसमें जीएम क्रॉप बना करके उसका है जो इस्तेमाल करके वहाँ पर जाके प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा नीति लाया गया 2002 में। ठीक है, और भारतीय किसानों के हितों की भी रक्षा की जाती है कि जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि किसानों का इनकम है जो डबल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी इसको टारगेट को बढ़ा दिया गया है। कृषि जैव विविधता को संरक्षित करना, खाद्य उत्पादन को दोगुना करना, भारत को भूख मुक्त बनाना, भारतीय कृषि में नई क्रांति लाना। वहाँ पे देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में ही ग्रीन रेवोल्यूशन 2 की बात की जा रही है, और किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने के लिए कुशल प्रणाली भी बनाना, और इस तरह से बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983-88, इस तरह से बहुत सारे अधिनियम पहले भी देखे गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है, तो कह रहा है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पेरिस में है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ पे है, पेरिस में है। और यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर याद रखना है, कहाँ पे, यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि यूनेक्टेड की स्थापना कहाँ होती है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है, और इसका स्थापना भी ध्यान रखना है कब होता है, 1965 के आसपास होता है यूनेक्टेड की स्थापना। और ये क्या करता है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा करता है। विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं, तो इसको अब एक बार यूनेक्टेड की स्थापना कब होती है इसको एक बार क्लैरिफाई कर लें। ठीक है, इसका स्थान हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में नहीं है, कहाँ पे है, ये जिनेवा में हो जाएगा। कहाँ, जिनेवा, ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं तो IMF की बात करते हैं तो इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और WEF की बात करते हैं तो इसका जो मीटिंग होता है कहाँ पे होता है, दावोस शहर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच
एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा, तो क्लाससॉफ के द्वारा। किसके द्वारा, क्लाससॉफ ने 24 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसका मकसद क्या है कि दुनिया की स्थिति में सुधार लाना और वैश्विक सार्वजनिक हित में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, यानी कि इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर को इसको बढ़ावा देना है। यह संगठन वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में ये अग्रणी नेतृत्व को एक साथ लाता है। और इसके सदस्य राजनेता, उद्योग और धार्मिक नेता भी होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे नेता उसमें जाकर के मीटिंग करते हैं और उसमें एक डिसीजन भी लेते हैं। इसकी वार्षिक बैठक कहाँ पे होती है, तो ये ध्यान रखना है कि दावोस में होती है। और इस बैठक में निवेशक, व्यापारिक नेता, राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री, मशहूर हस्ती और अन्य लोग भी इसमें शामिल होते हैं। इसकी बैठक में प्रमुख चर्चा कोरियाई कूटनीति देखा गया है, कोरियन डिप्लोमेसी, जिसमें उत्तर और दक्षिण कोरिया ने दावोस में पहली मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित किया। और जर्मन एकीकरण की बात करते हैं तो पूर्व जर्मन प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर ने भी एकीकरण पर चर्चा करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुलाकात करता है। अगला प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन, कि जूस मिशन का संबंध किससे है, तो पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ये किसका संबंधित है, यहाँ देख सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि ये कौन सा ग्रह पे है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये कौन से ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है कहाँ से, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा कौन से ग्रह पे, तो कह रहा है यूरोपियन मिशन टू जुपिटर, यानी जुपिटर यानी बृहस्पति पे है जो पहला यूरोपियन मिशन है जो जुपिटर पे जा रहा है। इसका नाम क्या है, तो जूस है। जूस से क्या, यहाँ पे देख सकते हैं जुपिटर, ठीक है, जुपिटर मिशन है, ठीक है, एक्सप्लोरिंग जुपिटर्स आईसी मून्स। यहाँ पे जू से जुपिटर हो गया और आईसी से क्या हो गया, आईसी मून्स हो गया, आईसी मून्स हो गया, ठीक है। और ये किसके द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। और हाल ही में जाक्सा के द्वारा किया गया, जापान स्पेस एजेंसी के द्वारा एक लिग्नोसाइट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। और ये किसका बना है, तो ये लकड़ी का बना हुआ है। किसका, लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ उपग्रह है जो क्या हुआ, मलबा को इस तरह से जो स्पेस में मलबा हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा बनाया गया। और इसी के द्वारा लास्ट ईयर बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन एक पूछा गया कि हाल ही में भाप इंजन के द्वारा एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, भाप के द्वारा लॉन्च किया गया है, भाप द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा, तो ये जाक्सा के द्वारा यानी जापान स्पेस एजेंसी की बात कर रहे हैं। इसरो की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब होता है, 15 अगस्त 1969 को होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और इसके मुख्य जो चेयरपर्सन है वो एस सोमनाथ है जो 10वें स्थान पे आते हैं। और नासा की बात करते हैं, इसका स्थापना कब होता है, 1958 में होता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने 14 अप्रैल 2023 को बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए जूस मिशन को लॉन्च करता है। और ईएसए ने बृहस्पति के 3 बड़े चंद्रमा गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का अध्ययन करने के लिए भेजता है। तो जानते हैं कि बृहस्पति के सबसे बड़ा चंद्रमा ग्रह कौन सा है, चंद्रमा मतलब सैटेलाइट्स कौन सा है जो नेचुरल होता है, वो गैनीमेड है। और शनि का क्या है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, शनि का टाइटन है, ठीक है। इस मिशन का मकसद क्या है कि बृहस्पति के चंद्रमाओं पर जीवन की संभावनाओं का भी पता लगाना है कि किस तरह से वहाँ एयर या वाटर इस तरह से उपलब्ध है कि नहीं। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पर 10 वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं। इसमें दूरबीन, बर्फ भेदने वाले रडार और सेंसर जैसे उपकरण भी इसमें शामिल है। इसके तहत अंतरिक्ष यान को 8 साल की यात्रा करनी है और साल 2031 में यह बृहस्पति पर पहुंचेगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि जूनो ये क्या, तो जूस मिशन का मकसद कब है, कहाँ पर, कब बृहस्पति पर पहुंचने का जो टारगेट है कब तक, 2031 तक है, ठीक है। और अंतरिक्ष यान का निर्माण किसके द्वारा, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा किया गया है। और यह बाहरी सौर मंडल के ग्रहों के लिए पहला ऐसा अंतर्ग्रही है यानी इंटरप्लैनेटरी अंतरिक्ष यान है जिसे अमेरिका ने लॉन्च नहीं किया है। इसको ध्यान रखना है, अभी तक अमेरिका के द्वारा इसे लॉन्च नहीं किया गया है, यानी कि पहला है जो कौन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो जूस मिशन को लॉन्च करता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स सबने सेट नंबर 20 का डिस्कशन कर लिया है। टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जिसमें हम बारी बारी से वीडियो के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से बात इसमें फोकस की गई है कहाँ पे, एनसीईआरटी के प्रश्नों पे इसमें बनाया गया है। और इस सारे विषयों को इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्नों को शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से हमने स्टैटिक पोर्शन कवर करने का यहाँ पे प्रयास किया है जिस तरह से एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। उस संघर्ष है।